काइजर का चेहरा एकदम डेडली सीरियस हो गया। जैसे उसने समझाया कि कथा के अनुसार जिस भगवान ने टावर बनाया था उसने इसके अंदर 9 पोनेग्लिफ्स छुपाए थे। इसके बाद काइजर सियोजुन को समझाता है कि वो इस अवशेष को कई सालों से ढूंढ रहा था। काइजर का चेहरा अचानक सीरियस हो जाता है और वो कहता है कि ये गॉड ऑफ क्रिएशन का एक अवशेष है। गॉड ऑफ क्रिएशन शब्द सुनकर सियोजुन हैरान और कंफ्यूज दोनों दिखता है। काइजर समझाना जारी रखता है कि वो पिछले 3000 सालों से इस अवशेष को ढूंढ रहा था। उसने अलग अलग डायमेंशंस और दुनियाओं का सफर किया, लेकिन उसे ये अवशेष कहीं नहीं मिला। काइजर कहता है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि आखिरकार ये अवशेष उसके अपने ही टावर में था। सियोजुन अभी भी अवशेष के बारे में कुछ नहीं समझ पा रहा है और क्यूरियोसिटी में काइजर से और डिटेल्स शेयर करने को कहता है। काइजर जवाब देता है कि सियोजुन अब तक काफी बेवकूफ रहा है, क्योंकि टावर की हिस्ट्री जाने बिना सियोजुन इस अवशेष की महत्व को नहीं समझ पाएगा। काइजर टावर का इतिहास बताना शुरू करता है। वो जिक्र करता है कि इंसानों की उम्र बहुत छोटी होती है, इसलिए सियोजुन ने शायद इस अवशेष के बारे में नहीं सुना होगा। काइजर फिर एलिन की तरफ मुड़ता है और उसे कहानी ध्यान से सुनने के लिए कहता है। एलिन ध्यान से सुनती है, जबकि सियोजुन जमीन पर बैठा है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह जो एक एक्साइटिंग कहानी का इंतजार कर रहा हो। काइजर एक दादाजी की तरह कहानी सुनाना शुरू करता है। वो समझाता है कि ड्रैगन्स को गॉड ऑफ क्रिएशन की सेवा करने के लिए बनाया गया था। कहानी के अनुसार ड्रैगन्स डायमेंशंस और दुनियाओं के बीच संतुलन बनाए रखते थे। वो अल्टीमेट बीइंग्स थे और यूनिवर्स के रक्षक थे। इसका मतलब था कि हर दुनिया का अपना एक ड्रैगन संरक्षक देवता था, जिसमें अर्थ भी शामिल थी। ये ड्रैगन्स अपने प्लैनेट्स पर शांति से रहते थे। पूरा ब्रह्मांड सद्भाव में था और काइजर अपने परिवार के साथ खुशी से रह रहा था। ड्रैगन्स के संरक्षक देवता वही गॉड ऑफ क्रिएशन थे, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बनाया था। काइजर वर्णन करता है कि कैसे गॉड ऑफ क्रिएशन अक्सर ड्रैगन्स के साथ खेला करते थे। वो नई बीइंग्स जैसे कि फेरीज बनाते थे और बेबी ड्रैगन्स खुशी से देखते थे, लेकिन उनकी खुशी टिकने वाली नहीं थी। एक दिन गॉड ऑफ क्रिएशन ने 9 प्राचीन पोनेग्लिफ्स बनाए, लेकिन ड्रैगन्स को उनका मकसद नहीं बताया। ड्रैगन्स उनकी पूजा करते रहे, अनजान कि ये अवशेष किस लिए थे। फिर कुछ अजीब हुआ। गॉड ऑफ क्रिएशन ड्रैगन्स के प्लैनेट से गायब हो गए। जैसे ही वो गायब हुए, ब्रह्मांड में केओस फैल गई। गॉड ऑफ क्रिएशन हवा में तैरने लगे और फिर अंतरिक्ष में गायब हो गए। लेकिन उनके गायब होने के साथ ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत आजाद हो गई। ये डार्क एनर्जी ड्रैगन्स के प्लैनेट को नष्ट करने लगी। इस पॉइंट पर हम एक यंग ब्लैक ड्रैगन को देखते हैं। शायद ये खुद यंग काइजर था या उसका कोई पूर्वज। ये फिगर एक बेबी ब्लैक ड्रैगन को अपने पास रखे हुए था, जो शायद उसकी बेटी थी। ब्लैक ड्रैगन इतनी छोटी थी कि समझ नहीं पा रही थी कि उनकी दुनिया क्यों नष्ट हो रही है। दूसरे ड्रैगन्स पैनिक में आ गए और सवाल करने लगे कि गॉड ऑफ क्रिएशन उन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। डार्क एनर्जी तेजी से फैली, सब कुछ निगलते और नष्ट करते हुए। काइजर रुकता है और सबको बताता है कि ड्रैगन्स को आखिरकार होश आया और उन्होंने अपनी स्थिति की गंभीरता को समझा। अब उन्हें सोचना था कि आगे क्या करना है, क्योंकि गॉड ऑफ क्रिएशन जा चुके थे। दुनिया खुद को नष्ट कर रही थी। उन्हें अपनी ताकत से जितनी हो सके उतनी जानें बचानी थी। लेकिन इससे पहले कि काइजर कुछ और सोच पाता या समझ पाता, एक अचानक धमाका हुआ। एक बैंग के साथ उनका पूरा प्लैनेट टूटना शुरू हो गया। पूरा प्लैनेट कई हिस्सों में बंट गया और धीरे धीरे स्पेस के अंधेरे में बिखरने लगा। काइजर अपनी गोद में एक बेबी ब्लैक ड्रैगन को पकड़े हुए देख रहा था कि कैसे अनगिनत मीटियोर्स स्पेस को भर रहे थे और उन 9 अवशेषों से टकरा रहे थे। उन अवशेषों से डार्क डिस्ट्रक्टिव एनर्जी निकलने लगी। अचानक इस डार्क फोर्स ने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन द्वारा बनाए गए पोनेग्लिफ को घेर लिया। इस वजह से सब कुछ नष्ट होने लगा। जल्द ही अनगिनत डार्क डेमोनिक बीइंग्स प्रकट हुए और सबको काटना शुरू कर दिया। ड्रैगन्स ने अपनी पूरी ताकत से वापस लड़ाई की, जिसके नतीजन एक विशाल युद्ध हुआ। इस लड़ाई में कई महान ड्रैगन्स मारे गए, लेकिन वो आखिरकार डार्क बीइंग्स को हराने में सफल हुए। हालांकि इसके बाद एक अजीब और विनाशकारी घटना हुई। ड्रैगन्स का प्लैनेट पूरी तरह नष्ट हो गया। जो बचा वो छोटे प्लैनेट्स थे, जो आइलैंड्स की तरह बिखरे हुए थे। इन अवशेषों पर रहस्यमयी टावर्स उभरने लगे। ऐसा ही एक टावर अर्थ पर भी प्रकट हुआ, बिल्कुल वैसा जैसा नष्ट हुए ड्रैगन वर्ल्ड में था। काइजर याद करता है कि कैसे उसने एक ऐसे ही टावर में घुसना पड़ा और उसे क्लियर करना पड़ा। वो टावर एक रहस्यमयी एंटिटी थी, जिसमें उसका अपना इकोसिस्टम और दुनिया थी। वो भी डार्क बीइंग्स और मॉन्स्टर्स से भरा हुआ था। काइजर अपनी ड्रैगन आर्मी के साथ टावर में घुसा, सारे फ्लोर्स क्लियर किए और टॉप पर पहुंचा। आखिरकार उसने टावर को अपने नष्ट हुए संसार के सभी सर्वाइवर्स के लिए एक सेफ हेवन में बदल दिया। यही टावर काइजर की दुनिया के बीइंग्स के लिए नया घर बन गया। ये सुनाने के बाद काइजर खुलासा करता है कि उसने 3000 साल एक पागल की तरह ब्रह्मांड को ढूंढने में बिताए, जब तक कि आखिरकार उसे पोनेग्लिफ नहीं मिल गया। इस पॉइंट पर काइजर इमोशनल हो जाता है और अचानक अपनी शानदार कहानी रोक देता है, क्योंकि सियोजुन ने उसे रुकने के लिए कहा। काइजर को यह पसंद नहीं आया कि उसे रुकना पड़ा। काइजर गुस्सा हो जाता है और चिल्लाता है, मांग करता है कि क्या सियोजुन को एहसास भी है कि वो पल कितना महत्वपूर्ण था, जबकि पुरानी यादें अभी भी थी। सियोजुन के पास एक जरूरी सवाल था। सियोजुन टावर्स के पीछे का मतलब पूछता है। काइजर समझाता है कि ये टावर्स किसी भी ऐसे प्लैनेट पर प्रकट होने के लिए डिजाइन किए गए हैं जो नष्ट होने वाला है।
अगर किसी प्लैनेट के निवासी एक निश्चित समय सीमा के भीतर टावर को क्लियर करने में फेल हो जाते हैं तो मॉन्स्टर्स बाहर निकलेंगे और पूरे प्लैनेट को नष्ट कर देंगे। काइजर याद करता है कि कैसे वो अपने प्लैनेट पर टावर को समय पर क्लियर करने में फेल हो गया था, जिससे उसका विनाश हुआ। हालांकि काइजर ने बाद में टावर को अपना प्लैनेट बना लिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि ऐसी ट्रेजेडी दोबारा ना हो। ये सुनकर सियो जुन सच में शॉक हो जाता है। वो काइजर को बताता है कि ऐसा ही ये टावर अर्थ पर भी प्रकट हुआ है और सियो जुन खुद टावर ऑफ अर्थ के साथ इस जगह पर आया है। काइजर का एक्सप्रेशन गंभीर हो जाता है जैसे वो जवाब देता है। वो अर्थ पर तरस खाता है क्योंकि अगर सारे इंसान सियो जुन की तरह कमजोर हैं तो वो खत्म हो जाएंगे। काइजर ऐलान करता है कि इंसानियत के पास समय पर टावर क्लियर करने का कोई रास्ता नहीं है, जिससे ये 110% पक्का है कि अर्थ नष्ट हो जाएगी। ये शब्द सुनकर सियो जुन के पैर कांपने लगते हैं। वो पूरी तरह सदमे में है, प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है जो काइजर ने अभी कहा। एलियन को भी टावर की इस डार्क हिस्ट्री के बारे में नहीं पता था। जब वो सुनती है कि सियो जुन की दुनिया नष्ट हो सकती है, वो शॉक हो जाती है। वो अपने रिफ्लेक्शन को घूरती है और अपनी जगह पर जमी रहती है। काइजर और सियो जुन के बीच एक इंटेंस खामोशी है। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। सियो जुन सोचने लगता है कि क्या उसकी दुनिया सच में नष्ट होने वाली है। सीन शिफ्ट होता है 75th फ्लोर पर। थियो, आयोना, हेगल और सिल्वर वुल्फ चीफ एल्का वहां खड़े हैं। थियो एक्साइटेड लग रहा है और अपने डिसाइपल्स एड्रेस करने के लिए हाथ उठाता है। वो अनाउंस करता है कि सब ने अपना मर्चेंट रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है। थियो पूछता है कि क्या किसी के पास कोई सवाल है। अगर कोई नहीं पूछना चाहता तो थियो उन्हें उनका अगला मिशन देता है। अचानक एक ग्रे कैट आगे आती है और हाथ उठाती है। थियो उसे तुरंत पहचान लेता है, ये जेफ है। थियो जेफ से पूछता है कि वो क्या कहना चाहता है। जेफ दो साफ तौर पर एक्साइटेड है, ऐलान करता है कि वो थियो के साथ काम करने के लिए तैयार है और जो भी थियो आदेश देगा वो करेगा। थियो मुस्कुराता है और जेफ को एल्का के साथ रेड लोकस्ट्स की लाशें कलेक्ट करने का काम असाइन करता है। जेफ इतने सारों में से चुने जाने पर बेहद खुश हो जाता है। वो उत्साह से चिल्लाता है कि वो इस काम को पूरे दिल से करेगा। थियो अपने बेंच से नीचे उतरता है और जेफ के पास जाता है, जेफ के कंधे पर एक मजबूत हाथ रखते हुए। थियो उसे बताता है कि उसे उस पर विश्वास है और वो जानता है कि वो टास्क अच्छे से करेगा। थियो जेफ की उसकी हिम्मत की याद दिलाता है, कहता है कि मुश्किल हालत में भी जेफ ने गांव नहीं छोड़ा। जेफ उन दुर्लभ लोगों में से एक था जो सबकी मदद करने के लिए पीछे रुका रहा। थियो जेफ में अपना गर्व व्यक्त करता है। फिर वो फीमेल्स और यंग कैट्स के ग्रुप की तरफ इशारा करता है जो खुशी से हाथ हिला रहे हैं। थियो समझाता है कि अगर जेफ की हिम्मत ना होती तो ये गांव वाले आज यहां नहीं होते। जेफ गांव का पहला बिल्ला था जो वॉन्डरिंग मर्चेंट बना। उसकी बहादुरी ने दूसरों को फॉलो करने के लिए प्रेरित किया। ये सुनकर जेफ गहरा गर्व महसूस करता है। इमोशन से भरकर वो जमीन पर झुकता है, थियो को नमन करता है और जिंदगी भर उसकी सेवा करने की कसम खाता है। जेफ वादा करता है कि वो हमेशा थियो के अंडर काम करेगा। एक पल के लिए थियो चुपचाप जेफ के जेस्चर को प्रोसेस करता है, फिर वो थोड़ा शर्मा जाता है और हंसने लगता है। थियो जेफ को भरोसा दिलाता है कि उनके बीच नौकर और मालिक का रिश्ता होने की जरूरत नहीं है। थियो उसे याद दिलाता है कि वो एक बड़ी फैमिली है और उसे झुकने या इतना फॉर्मली बोलने की जरूरत नहीं है। बैकग्राउंड में आयोना इस दिल को छू लेने वाले पल को मुस्कान के साथ देखती है। सीन फिर बदलता है। थियो के सारे नए डिसाइपल्स एल्का के नेतृत्व में रेड लोकस्ट की लाशें कलेक्ट करने चले जाते हैं। इस बीच हेगल, थियो, आयोना, ऑरन और रेड रिबन रैबिट रह जाते हैं। थियो ऑरन की तरफ मुड़ता है और उसे ऑर्डर देता है कि वो थियो का सारा सामान इकट्ठा करे और जहां थियो कहे वहां ले जाए। बिना हिचकिचाहट के ऑरन मान जाता है और तुरंत तैयारी शुरू करता है। उसकी वफादारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। जब ऑरन काम कर रहा होता है, आयोना और रेड रिबन रैबिट बैकग्राउंड में खड़े चुपचाप सीन ऑब्जर्व करते हैं। आयोना मुस्कुराती है और ऑरन से कहती है कि वो सच में एक बहुत अच्छा नौकर बन गया है। ऑरन पहले से काफी सुधर गया है। उसके बाद आयोना थियो की भी तारीफ करती है। वो जिक्र करती है कि थियो भी एक अच्छा मालिक बन गया है और सीख गया है कि अपने नौकर को ठीक से कैसे मैनेज करना है। थियो गर्व महसूस करता है और सहमत होता है, कहता है कि वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और समय के साथ सब सीख जाएगा। हालांकि आयोना थियो का मूड खराब कर देती है, ये याद दिलाकर कि अगर वो नहीं होती तो ऑरन भाग चुका होता। थियो गुस्सा हो जाता है और उनके बीच एक क्यूट कपल फाइट शुरू हो जाती है। इस बीच रेड रिबन रैबिट ऑरन के पास आती है और आयोना के बारे में पूछती है। वो समझाती है कि आयोना इतनी समझदार और रिस्पेक्टेड विज़र्ड है कि हर कोई उससे डरता है। वो हैरान होती है कि एक आम बिल्ला थियो आयोना से इतनी ऊंची आवाज में कैसे बात कर सकता है। रेड रिबन रैबिट ये नहीं सवाल करती है कि आयोना का मास्टर एक बिल्ली से इतनी विनम्रता से कैसे बात कर सकता है। ऑरन मानता है कि उसे थियो और आयोना के रिश्ते के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन वो याद करता है कि आयोना ने एक बार कहा था कि उनके बीच एक इंपॉर्टेंट बॉन्ड है। सीन फिर शिफ्ट होता है।
एल्का थियो और आयोना को अपने हाथों में उठाए हुए दिखाई देता है। थियो आयोना से पूछता है कि क्या वो उसके साथ 99th फ्लोर पर सीओ जुन से मिलने चलने में ओके है। वो ये भी सवाल करता है कि क्या आयोना को 67th फ्लोर पर रेड लोकस्ट अटैक में मदद के लिए नहीं जाना चाहिए। आयोना थियो को भरोसा दिलाती है कि सब ठीक है, क्योंकि रेड लोकस्ट सब उतने खतरनाक नहीं रहे। वो समझाती है कि रेड लोकस्ट का रंग रेड से ब्लू हो गया है, जो अच्छी खबर है। थियो कलर चेंज का महत्व नहीं समझता तो आयोना आगे समझाती है। वो स्पष्ट करती है कि रेड कलर एक्सट्रीम डेंजर दर्शाता है। रेड लोकस्ट का बेबी वर्जन येलो होता है, उसके बाद ग्रीन, ब्लू और आखिर में पीक पर रेड। रेड लोकस्ट ब्लैक और डार्क भी हो सकता है। अगर एक रेड लोकस्ट अपना रंग रेड से ब्लू बदलता है तो ये ताकत में भारी गिरावट और डी एवोल्यूशन की प्रक्रिया को दर्शाता है। ये बदलाव आमतौर पर तब होता है जब रेड लोकस्ट्स की पॉपुलेशन तेजी से घटती है। हालांकि ब्लू स्टेज अभी भी खतरनाक है। 67th फ्लोर की आर्मी उन्हें आसानी से हरा पाएगी। आयोना समझाती है कि अगर रेड लोकस्ट का रंग वापस रेड हो जाता है तो इसका मतलब होगा कि उनकी पॉपुलेशन 5 बिलियन से ज्यादा हो गई है, जिससे उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाएगा। आयोना सच में हैरान है कि ग्रेट ब्लैक ड्रैगन सीओ जुन ने रेड लोकस्ट समस्या को इतनी आसानी से कैसे हल कर दिया। वो आगे समझाती है कि अगर रेड लोकस्ट्स को खाने से वंचित किया जाए तो उनकी पॉपुलेशन और पावर अपने आप कम हो जाएगी। ब्लू से ग्रीन, फिर येलो में बदल जाएगी और आखिरकार वो मर जाएंगे। ये सुनने के बाद एल्का आयोना से रेड लोकस्ट्स की करंट कंडीशन के बारे में पूछता है। आयोना एक वार्म स्माइल के साथ जवाब देती है कि बहुत जल्द रेड लोकस्ट्स पूरी तरह ब्लू में बदल जाएंगे। सीन फिर 67th फ्लोर पर शिफ्ट होता है। कवच वाले जीव का एक ग्रुप रेड लोकस्ट्स की लाशों के सामने खड़ा है। ये सभी रेड लोकस्ट्स अनियन ब्लेड से काटे गए हैं। वो गुस्से में मरे हुए लगते हैं। बचे हुए रेड लोकस्ट्स निराशा में अपने ही शरीर को कुचलते हुए दिखाई देते हैं। एक आर्मर्ड डिल्लो आगे बढ़ता है और कैप्टन तमाओ को बुलाता है। तमाओ एक मस्कुलर आर्मर्ड डिल्लो रेड लोकस्ट ऑपरेशन का लीडर है। तमाओ का एक सबऑर्डिनेट उसे एक रेड लोकस्ट लाता है और रिपोर्ट करता है कि उनकी पॉपुलेशन अब 5 बिलियन से नीचे गिर गई है। ये एक मैसिव विक्ट्री है और हर कोई खुशी से सेलिब्रेट करता है, लेकिन उनकी खुशी में बाधा आती है। अचानक कोई पीछे से आता है मूड खराब करने के लिए। जब कैप्टन तमाओ और उसके साथी पीछे मुड़ते हैं, वो एक बदसूरत मोटे सुअर को देखते हैं जो बहुत अमीर लग रहा है। पिग के साथ स्मॉल फॉक्स गार्ड्स का एक ग्रुप है। इस मोटे सुअर का नाम तारिक है, जो जाइंट वॉन्डरिंग मर्चेंट का लीडर है। तमाओ तारिक को देखकर शॉक हो जाता है। तमाओ तारिक के पास जाता है और पूछता है कि वो इतनी खतरनाक जगह पर क्यों है। तारिक मुस्कुराता है और जवाब देता है कि उसने यहाँ आने के लिए बहुत मेहनत की है। तारिक कैप्टन तमाओ से कहता है कि उसे गर्व महसूस करना चाहिए कि उसके जैसा बहादुर और ताकतवर लिजर्ड मैन टावर की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा है और अपने आदमियों की कुर्बानी दे रहा है। तारिक जोड़ता है कि जब तक तमाओ जैसे लोग उसके सामने खड़े हैं, उसे डरने की जरूरत नहीं है। तारिक समझाना जारी रखता है कि वो सभी लिजर्ड मैन, खासकर तमाओ को धन्यवाद देने आया है, क्योंकि उनकी वजह से पूरा टावर सुरक्षित है। उसके बाद तारिक अपनी जेब से एक पाउच निकालता है जिसमें एक बड़ा गोल्ड बिस्किट है। तारिक समझाता है कि ये द ग्रिड की तरफ से कैप्टन तमाओ के लिए ग्रैटिट्यूड का एक छोटा सा प्रतीक है। द ग्रिड नाम सुनकर तमाओ तुरंत सरप्राइज हो जाता है। ये नाम पूरे टावर में बदनाम है, क्योंकि द ग्रिड एक बदसूरत, घिनौना और लालची सुअर के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल अपने नाम की तरह। तमाओ कंफ्यूज है कि उसे इतना महंगा इनाम क्यों दिया जा रहा है। तारिक स्पष्ट करता है कि अगर तमाओ गोल्ड बार को बैंक में जमा करेगा तो उसे 10,000 टावर कॉइन्स मिलेंगे। इतनी बड़ी रकम सुनकर तमाओ की हालत खराब हो जाती है। सालों की मेहनत के बाद भी तमाओ कभी इतना नहीं कमा सकता था। ये उसकी 10 साल की मेहनत के बराबर है। तमाओ सच में शौक है और शुरू में तारिक और ग्रिड का नाम सुनकर शकी था। हालांकि इतना दिलदार इनाम देखकर तमाओ सोचना शुरू करता है कि शायद ये लोग अच्छे हो सकते हैं। दूसरी तरफ तारिक अपनी काइंड स्माइल बनाए रखता है। तमाओ कहता है कि द ग्रिड ने जरूर सुना होगा कि सब लोग रेड लोकस्ट्स को मारने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, और इसलिए ग्रिड ने टावर के सभी हीरोज को इनाम देने का फैसला किया। ग्रिड और तारिक के अनुसार तमाओ किसी हीरो से कम नहीं है। तारिक जोड़ता है कि ग्रिड ने पर्सनली तमाओ और उसके लोगों को ये इनाम भेजा है, ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए। ये सब सुनकर तमाओ स्टन्ड है। हीरो कहे जाने पर उसका मुंह खुला रह जाता है। वो शुरू में गोल्ड बार एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन ग्रिड तारिक के रूप में तमाओ को एक तिरछी नजर देता है, गोल्ड बार लेता है और उसे तमाओ के आर्मर में डाल देता है, जिद करते हुए कि ये सिर्फ उसके लिए है और उसे इसे बिना शर्म के एक्सेप्ट करना चाहिए। तमाओ चौंक जाता है और इतना बड़ा इनाम लेने के बाद नहीं जानता कि क्या कहे। तारिक फिर तमाओ को बताता है कि अगर तमाओ कभी ग्रिड के लिए काम करेगा तो उसे सीधे इनाम दिया जाएगा। तारिक ग्रिड की तारीफ करता है, कहता है कि वो एक साधारण और दयालु दिल वाला व्यक्ति है जो सबकी मदद करने की कोशिश करता है। तारिक तमाओ के कंधे पर हाथ रखता है और पूछता है कि क्या वो अपनी बातचीत एक कप चाय पर जारी रख सकते हैं। तमाओ मान जाता है और दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर चाय पीने चले जाते हैं। तमाओ अपने साथियों को एक छोटा ब्रेक लेने और उसके पीछे आने का निर्देश देता है। सब लोग तमाओ के साथ चाय पीने जाते हैं, जिक्र करते हुए कि हालांकि ये युद्ध का मैदान है और सुविधाएं सीमित हैं, उनके पास कैंप में काफी खाना है जो थोड़ी देर पहले दिया गया था।
इतनी इंटेंस लड़ाई के बाद हर कोई खाना खाने के लिए एक्साइटेड है। हालांकि पीछे चल रही दो लोमड़ियों के इरादे सही नहीं लग रहे। वो चुपचाप सबको जाते हुए देखती हैं और फिर शैतानी मुस्कान के साथ हंसती हैं। अगले ही पल वो जोर से हंसने लगती हैं और तमाव और इसके ग्रुप के लिए रखा सारा खाना चुराने लगती हैं। लोमड़ियां खाने को एक चट्टान से नीचे फेंक देती हैं, उसे नीचे जमीन पर बिखेर देती हैं। जैसा कि उम्मीद थी सुअर आग से खाए जाने चाहिए। सुअर और लोमड़ी का क्या खतरनाक कॉम्बिनेशन है, दोनों ही लालची कमीने हैं। फिर सीन पैसेज विलेज में शिफ्ट होता है। यात्रियों की भीड़ घर जाने की तैयारी में इधर उधर घूम रही थी। इस शोरगुल के बीच स्कैरम ने अपनी पुरानी स्कैमिंग टैक्टिक्स फिर से शुरू कर दी। इस बार वो 2 गोल्डन कलर्ड बॉटल्स बेचने की कोशिश कर रहा था, एक भोले भाले यात्रियों की जोड़ी को। बढ़ा चढ़ाकर दिखाना के साथ स्कैरम ने बॉटल्स में एक्स्ट्रा चमक जोड़ी और बेशर्मी से झूठ बोला, दावा किया कि वो उन पर लेजेंडरी एन्चैंटमेंट मैजिक परफॉर्म कर रहा था। उसने यात्रियों को भरोसा दिलाया कि बॉटल्स की सुनहरी चमक उनके जादुई गुणों का सबूत है। स्कैरम के अनुसार ये बॉटल्स खाने को पूरे 24 घंटे तक फ्रेश रख सकती हैं। हालांकि वो 2 यात्री उसके धोखे में फंसने के लिए थोड़े ज्यादा समझदार थे। चाहे स्कैरम ने कितनी भी कोशिश की, वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। उसी पल कहानी की बदनाम मेरिल ने अपनी शानदार एंट्री की। पीछे से चुपके से आते हुए उसने दोनों यात्रियों को पकड़ लिया और उन्हें जाने नहीं दिया। अपने सेडक्टिव चार्म्स का उपयोग करते हुए उसने अपनी मीठी आवाज में उनसे बात करना शुरू किया। मेरिल ने यात्रियों को बताया कि अगर उन्होंने स्कैरम की बॉटल्स नहीं खरीदी तो मेरिल के डैड उसे घर पर बुरी तरह सजा देंगे। उसने अपना सिर क्यूट तरीके से टेढ़ा किया और पूछा कि आप मेरे जैसी क्यूट बिल्ली के लिए ये नहीं खरीद सकते। उसने आगे प्रोडक्ट की तारीफ की, दावा किया कि ये एक लेजेंडरी आइटम है जो उन्हें इतनी कम कीमत पर कभी नहीं मिलेगा। डैड शब्द सुनकर डॉग मॉन्स्टर्स ने एक दूसरे को शक की नजरों से देखा। वो सोचने लगे क्या स्कैरम उसका शुगर डैडी है या स्टेप डैडी, उनका असली रिश्ता क्या है। वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि मेरिल स्कैरम की बेटी है और उनका शक गहरा हो गया। उनके शक को भांपते हुए स्कैरम ने जल्दी से बीच में बोला। उसने स्पष्ट किया कि मेरिल उसकी बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, वो अडॉप्टेड चिल्ड्रन है और वो कभी उस पर हाथ नहीं उठाएगा। स्कैरम ने समझाया कि अगर वो प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे तो वो पैसे नहीं कमा पाएंगे और बिना पैसों के वो खा नहीं पाएंगे। उसने यहाँ तक मान लिया कि मेरिल ने शायद झूठ बोला होगा क्योंकि वो बहुत गरीब हैं। स्थिति को शांत करने के लिए स्कैरम घबराहट में हंसा और कहा कि मेरिल को उसके साथ मजाक करने की आदत है, इसलिए उन्हें इसे माफ कर देना चाहिए। इस बीच मेरिल ने अपना चार्म फिर से चला दिया, मुंह फुलाते हुए और एक मीठी क्यूट आवाज में विनती की, प्लीज उसके लिए ये खरीद लीजिए। उसकी मासूम एक्टिंग ने आखिरकार डॉग मॉन्स्टर्स को पिघला दिया। बुरी तरह शर्माते हुए उन्होंने हार मान ली और एक भारी कीमत पर वो चीज खरीद ली जो एक नॉर्मल फूड हीटिंग आइटम से ज्यादा कुछ नहीं थी। सेल पूरा करने के बाद डॉग मॉन्स्टर्स ने खुशी से मेरिल को अलविदा कहा, जिसने बदले में उनका गर्माहट से धन्यवाद किया और गुड बाय कहा। जैसे ही वो दूर गए, स्कैरम वहां पूरी तरह हक्का बक्का खड़ा रहा। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हुआ। स्कैरम खुद को एक मास्टर स्कैमर होने पर गर्व करता था, फिर भी वो यहाँ मेरिल को उससे पूरी तरह पछाड़ते हुए देख रहा था। उसने रियलाइज किया कि जब लोगों को मैनिपुलेट और स्कैम करने की बात आती है तो मेरिल एक नए लेवल पर है। फ्रस्ट्रेटेड होकर स्कैरम मेरिल पर चिल्लाया, मांग की कि उसने सबको क्यों बताया कि वो उसका डैड है। वो बुदबुदाया कि उसके लापरवाह झूठों की वजह से हर कोई उनके रिश्ते को गलत समझेगा। मेरिल अपने सिग्नेचर स्मग एटीट्यूड के साथ बस कंधे उचकाकर रह गई। उसने स्कैरम से कहा कि उसके डैड बुलाने में कुछ गलत नहीं था। आखिरकार ऐसा तो नहीं था कि उनका कोई लवर्स का रिश्ता था, तो क्यों ना उसे वही बुलाए। उसने यहां तक चिढ़ाया कि अच्छा हुआ उसने उसे ग्रैंडफादर नहीं बुलाया। ये सुनकर स्कैरम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और दोनों के बीच एक हीटेड फाइट शुरू हो गई। लेकिन जैसे ही उनकी बहस बढ़ी, एक अनएक्सपेक्टेड प्लॉट ट्विस्ट सामने आया। मेरिल ने स्कैरम को सिर्फ 2 टावर कॉइन्स दिए, उसे बेहद गुस्सा और इरिटेटेड छोड़ते हुए। स्कैरम की आवाज फ्रस्ट्रेशन से गूंज उठी, जैसे उसने पूछा कि मेरिल ने उसे इतनी छोटी रकम क्यों दी जब उन्हें 10 टावर कॉइन्स मिले थे। क्या ये 50-50 पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए थी? मेरिल पूरी तरह बेपरवाह अपनी बाहें बांधकर खड़ी हो गई और एक एरोगेंट टोन में समझाया कि स्कैरम अकेले आइटम्स बेचने में बुरी तरह फेल हुआ था। उसकी सारी कोशिशों के बावजूद यात्री उससे कुछ भी खरीदने के लिए तैयार नहीं थे। मेरिल ने उसे याद दिलाया कि उसने कदम बढ़ाया, अपना मैनिपुलेटिव मैजिक चलाया और डील क्लोज की। उसने सार्कास्टिकली जोड़ा कि उसे शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो उसे 2 कॉइन्स भी दे रही है, क्योंकि वो इसमें से कुछ भी शेयर करने का प्लान नहीं बना रही थी। स्कैरम ये रियलाइज करते हुए कि मेरिल से जीतना नामुमकिन है, बेमन से कॉइन्स जेब में रखता है, धीरे से बुदबुदाते हुए। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से जा पाता, मेरिल अभी भी अपनी यूजुअल कॉकी कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हुए उससे उस रिवेंज प्लान के बारे में सवाल करती है जिसका जिक्र उसने पहले किया था।
क्या स्कैरम थियो से बदला लेने का प्लान नहीं बना रहा था? मेरिल ने साफ कर दिया कि उसके पास छोटे-मोटे स्कैम्स पर बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है और वो उसका बड़ा प्लान जानना चाहती है। जैसे ही स्कैरम ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, वो अचानक जम गया। उसकी आंखें शक से इधर-उधर घूमने लगी। बिना चेतावनी के उसने मेरिल का चेहरा पकड़ा, उसे पास के एक डिब्बे के पीछे धकेल दिया और उसे चुप रहने का आदेश दिया। पूरी तरह कंफ्यूज मेरिल जोर से चिल्लाई, पूछने लगी कि वो क्या कर रहा है, लेकिन स्कैरम ने जवाब नहीं दिया। वो नीचे झुका, मेरिल को अपने साथ खींचता हुआ और उसे शांत रहने का इशारा किया। सावधानी से डिब्बे के ऊपर से झांकते हुए स्कैरम की तेज नजर थियो पर पड़ी, जो वुल्फ चीफ एल्का के साथ चल रहा था। स्कैरम तुरंत हाई अलर्ट पर चला गया। मेरिल को फुसफुसाते हुए बताया कि थियो अकेला नहीं है। इस बीच थियो एक धीमी और जानी पहचानी आवाज सुनकर अपने रास्ते में रुक गया और अपने आसपास स्कैन किया। थियो किसे ढूंढ रहा था? वो किसी को देख नहीं सकता था, लेकिन उस आवाज के बारे में कुछ उसके दिमाग में गूंज रहा था। आयोना थियो के डिस्ट्रैक्टेड एक्सप्रेशन को नोटिस करते हुए उससे पूछती है कि वो किसे ढूंढ रहा है। थियो क्यूरियस और अलर्ट जवाब देता है कि उसे लगा कि उसने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। उसकी आंखें इधर उधर घूमती हैं, लेकिन चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, वो सोर्स को पिन पॉइंट नहीं कर पाता। सीन वापस स्कैरम और मेरिल पर शिफ्ट होता है, जो डिब्बे के पीछे दुबके हुए हैं, साफ तौर पर डरे हुए। मेरिल क्लियरली अनॉयड पूछती है कि वो ऐसे क्यों छुपे हुए हैं। स्कैरम किस चीज से इतना डर रहा था? स्कैरम उसकी शिकायतों को इग्नोर करते हुए सावधानी से किनारे से फिर झांकता है और थियो के गैंग को उसके साथ चलते हुए नोटिस करता है। मेरिल हालांकि सिर्फ थियो के ग्रुप पर फोकस नहीं थी, उसका ध्यान आयोना पर गया। बढ़ती हुई चिढ़ के साथ वो बुदबुदाई कि उस बास्टर्ड हैमस्टर को अभी भी थियो के साथ टैग अलोंग करते देखना कितना अनोइंग है। स्कैरम उसकी फ्रस्ट्रेशन नोटिस करते हुए उसे शांत रहने को कहता है और पूछता है कि क्या वो जानती भी है कि आयोना कौन है। क्या स्कैरम सच में उसे बता रहा था कि वो छोटा सा चूहा एक हाई रैंकिंग फिगर है? आयोना कंफ्यूजन में पल के झपकते हुए जैसे स्कैरम समझाता है कि आयोना बस कोई आम हैमस्टर नहीं है, वो विजर्ड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। स्कैरम की आवाज धीमी हो गई, जैसे उसने खुलासा किया कि आयोना टावर के लेजेंडरी फिगर्स में से एक है। मेरिल साफ तौर पर शॉक्ड पूछती है, क्या स्कैरम सीरियस है? क्या आयोना सच में इतना इंपॉर्टेंट है? स्कैरम गंभीरता से हाँ में सिर हिलाता है, कंफर्म करता है कि आयोना उन 3 बड़ी एसोसिएशंस में से एक का लीडर है जो टावर को सपोर्ट करती है। मेरिल की चिढ़ फ्रस्ट्रेशन में बदल गई, जैसे उसे एहसास हुआ कि थियो का आयोना के साथ एसोसिएशन उसे कितना खतरनाक बनाता है। अगर थियो आयोना जैसे लेजेंडरी और पावरफुल शख्स के साथ घूम रहा था, तो वो अपना बदला कैसे ले पाएगी? जैसे ही उसका गुस्सा उबल रहा था, किसी और चीज ने उसका ध्यान खींचा। एक छोटा सफेद खरगोश जिसकी लाल आंखें थी और एक लाल रिबन था, दूरी में दिखाई दिया। उसके अजीब दिखावे ने मेरिल और स्कैरम दोनों की क्यूरियोसिटी जगाई। स्कैरम अपनी आंखें तंग करते हुए अपनी जेब में हाथ डालता है और एक पुराना कागज का टुकड़ा निकालता है। मेरिल कंफ्यूज्ड पूछती है कि स्कैरम अब क्या कर रहा है। स्कैरम एक शैतानी मुस्कान के साथ कागज ऊपर करता है। कागज पर उसी रेड रिबन रैबिट की तस्वीर थी, जिसके साथ एक वांटेड पोस्टर था जिस पर लिखा था, वांटेड प्रिंसेस ऑफ द रेड रिबन किंगडम, रिवॉर्ड 10,000 टावर कॉइन्स। स्कैरम की मुस्कान चौड़ी हो गई, जैसे उसे अपने सामने मौका दिखाई दिया। वो खुद से फुसफुसाया कि ये खरगोश उनके रिवेंज का टिकट और किस्मत है। उसके बाद सीन थियो पर शिफ्ट होता है। वो ये जानकर शॉक है कि रेड रिबन रैबिट असल में एक पूरे किंगडम की आखिरी प्रिंसेस है। इस खुलासे के साथ थियो सीखता है कि आयोना कभी रेड रिबन किंगडम के वाइस प्रेसिडेंट का टाइटल होल्ड करती थी। चिंता थियो के चेहरे पर दिखने लगती है, जैसे वो आयोना से सवाल करता है, पास्ट के बारे में चिंतित। थियो आयोना से पूछता है कि उसने पहले कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया। वो याद करता है कि उसने सुना था कि रेड रिबन किंगडम की पूरी शाही परिवार को इन्वेजन के दौरान रेड लोकस्ट्स खा गए थे। आयोना ने उसे क्यों नहीं बताया कि वो जिंदा है और अभी भी उस किंगडम का हिस्सा है, लेकिन आयोना अपने यूजुअल कैजुअल टोन में उस दावे को खारिज कर देती है कि वहां के सभी लोग रेड लोकस्ट्स द्वारा खा लिए गए थे। उसका रवैया अचानक बदल जाता है, जैसे उसका चेहरा गंभीर और सीरियस हो जाता है। आयोना फिर थियो को कड़वी सच्चाई बताती है, सारे रॉयल्स का मर्डर कर दिया गया था। मर्डर शब्द सुनकर थियो की रीढ़ की हड्डी में सहरन दौड़ जाती है। वो तुरंत अविश्वास के साथ पूछता है, ऐसा क्रूर काम कौन कर सकता है? एक भारी आह के साथ आयोना पास्ट की कहानी बताना शुरू करती है। वो समझाती है कि दशकों पहले रेड लोकस्ट्स ने 55th फ्लोर पर हमला किया था। तब रेड लोकस्ट्स उतने खतरनाक नहीं थे जितने अब हैं। हालांकि इस इन्वेजन के बाद कुछ और भी ज्यादा भयानक हुआ, मैसेकर ऑफ द रॉयल फैमिली।
आयोना आगे खुलासा करती है कि मैजिक टावर, मर्सनरी एसोसिएशन और वॉन्डरिंग मर्चेंट एसोसिएशन के बड़े लोग इस हॉरिफिक मर्डर्स में शामिल थे। इतने प्रोमिनेंट नाम सुनकर एल्का भी शॉक है। एक फ्लैशबैक शुरू होता है जो इन्वेजन की घटनाएं दिखाता है। रेड लोकस्ट्स ने 55th फ्लोर पर धावा बोल दिया था, केओस और पैनिक फैला दिया था। फ्लोर के सभी हेड्स एक जगह इकट्ठा हुए रणनीति बनाने के लिए। उनमें एक ब्लैक पैंथर, एक गॉब्लिन और कई अन्य लीडर्स थे। उन्होंने एक मीटिंग रखी ये डिस्कस करने के लिए कि रेड लोकस्ट्स को अपने किंगडम से कैसे भगाया जाए। ग्रुप में एक प्रोमिनेंट फिगर इंट्रोड्यूस किया जाता है, लूकस, मर्सनरी एसोसिएशन का कमांडर। इस कहानी में एक नोबल मॉन्स्टर। दृढ़ता के साथ अपनी आवाज में लूकस ऐलान करता है कि कल वो रेड लोकस्ट्स को खत्म करने के लिए युद्ध पर जाएंगे। डिस्कशन के बीच एक क्यूट और यंग आयोना बोलती है। वो किंगडम के संघर्षों की तरफ इशारा करती है जिसमें खाने की भारी कमी शामिल है, लेकिन कॉन्फिडेंटली उन्हें भरोसा दिलाती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। आयोना समझाती है कि उसने कैसल के चारों तरफ एक डेंजरस बैरियर लगा दिया है, जिससे रेड लोकस्ट्स के लिए अगले फ्लोर पर भागना नामुमकिन हो गया है। आयोना अपना प्लान आगे समझाती है। बिना खाने के रेड लोकस्ट्स कुछ महीनों में भूख से मर जाएंगे। वो जिद करती है कि फुल फ्लेज्ड वॉर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका बैरियर किंगडम की रक्षा करेगा। जैसे ही दूसरे लीडर्स खिड़की से बाहर झांकते हैं, वो आयोना का इम्पेनेट्रेबल बैरियर देखते हैं, एक ऐसी मैजिकल फोर्स जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। पिछले 10 दिनों से एक भी रेड लोकस्ट बैरियर को भेद नहीं पाया है। लीडर्स आयोना की बुद्धिमानी से हैरान हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। राहत से भरकर वो आयोना का धन्यवाद करते हैं, उसे बताते हैं कि वो आखिरकार शांति से सो सके हैं। इसके साथ मीटिंग खत्म होती है। लूकस सबको इन्फॉर्म करता है कि वो कल फिर मिलेंगे अपनी चर्चा जारी रखने के लिए। लीडर्स आयोना को एक बार फिर थैंक यू बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उसे पाकर विजिबली ग्रेटफुल। मीटिंग के बाद आयोना साइड में जाती है, जिसके पीछे 2 सुअर जैसे लोग आते हैं। उनके चेहरों पर नकली मुस्कान है, लेकिन उनकी आंखें लालच और शैतानी इरादों से चमक रही हैं। सीन बदलता है और हम आयोना को एक छोटे बेड पर शांति से सोते हुए देखते हैं, कर्ल्ड अप एक क्यूट और नाजुक तरीके से। कमरा शांत है, लेकिन धोखाधड़ी का खतरा हवा में भारी है। अचानक एक जोर की आवाज गूंजती है, रात की शांति को तोड़ती हुई और आयोना को जगाती हुई। वो जल्दी से अपनी हुडी पहनती है और अपने कमरे से बाहर भागती है। केओस फैल जाता है, जैसे रेड रिबन वॉरियर्स पैनिक में इधर उधर भागते हैं। उनमें एक रेड स्कार्फ्ड ब्लैक वॉरियर रैबिट है जो अपनी पत्नी के साथ दौड़ रहा है। ये सीरीज में ब्लैक वॉरियर रैबिट के पिता की पहली अपीयरेंस मार्क करता है। आयोना एक व्हाइट रैबिट को रोकती है, मांग करती है कि क्या हुआ। व्हाइट रैबिट बताता है कि आयोना का मैजिकल बैरियर टूट गया है, जिससे रेड लोकस्ट्स को किंगडम में घुसने का मौका मिल गया है। पैनिक आयोना को जकड़ लेता है, जैसे वो अर्जेंटली किंग और क्वीन के बारे में पूछती है। बिना हिचकिचाहट के वो रॉयल चेंबर्स की तरफ दौड़ती है। लूकस, ब्लैक वॉरियर रैबिट का पिता और दूसरे लीडर्स उसके पीछे। जैसे ही वो किंग के पैलेस में घुसते हैं, उनका स्वागत एक हॉरिफाइंग सीन से होता है। चेंबर खंडहर में है, मरे हुए रेड लोकस्ट्स की लाशों से भरा हुआ। बीच में एक मोटा बदसूरत काला सुअर बैठा है। किंग और क्वीन की बेजान बॉडीज उसके हाथों में है। ये तबाही सबको स्पीचलेस छोड़ देती है, खासकर आयोना को, जो नजारे से पैरालाइज्ड खड़ी है। पिग आगे बढ़ता है और आयोना को ताना मारता है। किंग और क्वीन की मौत के लिए उसे जिम्मेदार ठहराता है। वो उस पर कमजोर बैरियर बनाने का आरोप लगाता है, जिसने लोकस्ट्स को घुसने और रॉयल फैमिली का मैसेकर करने की इजाजत दी। पिग किंग और क्वीन की लाशों को जमीन पर रखता है और उन्हें एक सफेद तौलिए से ढक देता है। फिर वो अपनी जेब से एक दस्तावेज निकालता है। आयोना कंफ्यूज्ड पूछती है कि ये क्या है। पिग ऐलान करता है कि ये 55th फ्लोर की मालिकाना हक का कागज है। खुलासा होता है, वो बदसूरत काला सुअर कोई और नहीं बल्कि ग्रीड है, एक फिगर जो पूरे टावर में बदनाम है। ग्रीड मगरमच्छ के आंसू बहाता है, दावा करता है कि किंग और क्वीन ने उसे मालिकाना हक के कागज सौंपे थे, ये मानते हुए कि उनकी बेटी अकेले राज नहीं कर सकती। हालांकि आयोना तुरंत समझ जाती है कि क्या हो रहा है। ग्रीड ने आयोना के बैरियर के साथ छेड़छाड़ की थी, रेड लोकस्ट्स को एंटर करने और किंग और क्वीन को मारने की इजाजत दी। अब ग्रीड 55th फ्लोर की जमीन पर कब्जा करना चाहता है। ये रियलाइज करते हुए आयोना भागना शुरू करती है, किसी अनजान दिशा में। हालांकि ब्लैक वॉरियर रैबिट के पिता गुस्से में ग्रीड पर चिल्लाते हैं, ऐलान करते हैं कि किंग और क्वीन अपने किंगडम को इस तरह कभी धोखा नहीं देंगे। वो ग्रीड की तरफ लपकते हैं, कागज की मांग करते हुए। ग्रीड का बॉडीगार्ड बीच में आता है, एक ब्रूटल पंच मारता है जो ब्लैक वॉरियर रैबिट के पिता को जमीन पर गिरा देता है। इस पॉइंट पर अनिश्चितता है कि क्या ब्लैक वॉरियर रैबिट के पिता जिंदा हैं या मर गए। हालांकि ये देखते हुए कि आयोना ने पहले जिक्र किया था कि 55th फ्लोर के सारे रॉयल गार्ड्स मारे गए थे, ऐसा लगता है कि ब्लैक वॉरियर रैबिट के पिता का दुखांत अंत यहाँ होता है। तो रिस्पेक्ट पे करने के लिए प्लीज कमेंट्स में RIP लिखें। अब वापस कहानी पर आते हैं। ये डरावना नजारा देखने वालों को डर से पैरालाइज छोड़ देता है। ग्रीड एक शैतानी मुस्कान के साथ भीड़ से पूछता है कि क्या किसी को कोई आपत्ति है। जब कोई जवाब नहीं देता, उसकी मुस्कान और भी विकेट हो जाती है। वो प्रिंसेस की लोकेशन मांगता है, दावा करता है कि उसे 55th फ्लोर पर अपना दावा पक्का करने के लिए उसके सिग्नेचर की जरूरत है। सीन आयोना पर शिफ्ट होता है, जो डेस्परेटली भाग रही है, बेबी प्रिंसेस को अपनी बाहों में कस के पकड़े हुए। उस पल से आगे आयोना सालों तक भागती रही, दिन रात ट्रेनिंग करती रही,
उसने कसम खाई कि वो कभी किसी ग्रीड जैसे बास्टर्ड को अपने प्रियजनों को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। रिलेंटलेस ट्रेनिंग के जरिए आयोना टावर के 3 सबसे ताकतवर विजर्ड्स में से एक बन गई। लेकिन उस दुखांत रात की यादें उसे सताती रहती हैं। अब वापस प्रेजेंट में आयोना थियो को बताती है कि लैंडलॉर्ड का पेपर सील्ड है और सिर्फ रेड रिबन रॉयल फैमिली ही इसे खोल सकती है। इसका मतलब है कि ग्रीड पूरे 55th फ्लोर का असली मालिक नहीं बन पाएगा। हालांकि ये सच है कि ग्रीड को लैंडलॉर्ड की पोजीशन दी गई थी जब किंग और क्वीन मर रहे थे। जब तक प्रिंसेस अडल्टहुड तक नहीं पहुंचती, ग्रीड पूरे 55th फ्लोर की ओनरशिप होल्ड करता है। लेकिन जिस पल प्रिंसेस अडल्ट बनेगी, ग्रीड की सारी ताकत फ्लोर पर से गायब हो जाएगी। आयोना समझाती है कि इसलिए उसने इतनी मेहनत की और इतनी पावरफुल बनी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रीड कभी रेड रिबन किंगडम की प्रिंसेस को नुकसान ना पहुंचा सके। आयोना रिमार्क करती है कि ग्रीड एक घिनौना आदमी है, धोखे और दुर्भावना से भरा हुआ। थियो इस खुलासे से शॉक होकर सहमत होता है, कहता है कि वो विश्वास नहीं कर सकता कि ग्रीड इतना घिनौना बास्टर्ड है। हालांकि थियो अभी भी कंफ्यूज है और आयोना से पूछता है कि ग्रीड केयरटेकर होने के बावजूद इतने सालों से पूरे 55th फ्लोर को अपने असली मालिक की तरह क्यों ट्रीट कर रहा है। क्या वहां कोई ग्रीड के कामों पर सवाल नहीं उठाता? आयोना समझाती है कि ग्रीड अकेला नहीं है, इस स्कीम में कई और बड़ी एसोसिएशंस शामिल है। इसके अलावा आयोना रिवील करती है कि उसने हाल ही में पता लगाया है कि ग्रीड ने रेड रिबन की प्रिंसेस पर बाउंटी रखा है। जो कोई भी प्रिंसेस को किडनैप करेगा उसे मोटी रकम से इनाम दिया जाएगा। अब जो प्रिंसेस अडल्टहुड के करीब है, ग्रीड की ताकत पर पकड़ ढीली हो रही है। डर्टी पॉलिटिक्स जो ग्रीड ने 55th फ्लोर पर कंट्रोल पाने के लिए यूज की थी, अब काम नहीं करेगी। ये सब सुनने के बाद थियो रियलाइज करता है कि यही वजह होगी कि आयोना उससे मिलना चाहती थी। वो डिड्यूस करता है कि आयोना उसकी मदद मांगने का प्लान बना रही है। थियो पूछता है कि क्या आयोना रेड रिबन की प्रिंसेस की रक्षा के लिए उसकी मदद मांगने वाली है। आयोना एक वार्म स्माइल के साथ कंफर्म करती है, समझाती है कि वो पर्सनली ग्रेट ब्लैक ड्रैगन से रिक्वेस्ट करना चाहती थी प्रिंसेस की रक्षा करने और रेड रिबन किंगडम को फिर से बनाने में मदद करने के लिए। सीन बदलता है और हम खुद को 2nd फ्लोर पर पाते हैं। लंबे समय बाद कहानी इंसानों पर फोकस करती है। 2 इंसान रात में घने जंगल से गुजर रहे हैं। ये दोनों दोस्त बातचीत कर रहे हैं जैसे वो जंगल में गहराई तक जाते हैं। पहला दोस्त दूसरे को डांटता है, कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन उसे अपनी मॉम से मिली थी वो सीक्रेट होनी चाहिए थी। दूसरा दोस्त शकी रिमार्क करता है कि रात के अंधेरे में डंजन में आना सस्पिशियस लगता है। जैसे वो चलते हैं, उनका सामना एक मिडिल एज मैन से होता है जो सूट पहने हुए है। यंग हंटर अपना सिर झुकाता है और मिडिल एज आदमी से अपना परिचय देता है। आदमी अपना परिचय हैरिसन के रूप में देता है और हंटर्स को बताता है कि वो आज उन्हें अटेंड करेगा, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा जब वो लेवल अप करेंगे। दोनों हंटर्स एक्साइटेड और खुश अपना धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हैरिसन समझाता है कि उनकी मॉम ने इस एक्सपीरियंस के लिए सारे पैसे पहले ही अरेंज कर दिए थे, हंटर्स को ओवरजॉयड छोड़ते हुए। हालांकि जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो उन्हें शॉक कर देता है। दूरी में वो एक अजीब पीला पौधा देखते हैं जो मीलों तक फैला हुआ है, 2nd फ्लोर के लगभग आधे हिस्से को कवर किए हुए। हैरिसन उन्हें इन्फॉर्म करता है कि ये गार्डन ऑफ एक्सपीरियंस पॉइंट्स है, एक एक्सपीरियंस फार्म। वो समझाता है कि हंटर्स को बस इस हार्मलेस फ्लावर लाइक मॉन्स्टर को मारना है और वो एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमाएंगे। ऐसा करते हुए लेवल अप होंगे। हंटर्स शकी पूछते हैं कि क्या सच में इन छोटे फूलों को कुचलकर एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलना संभव है। उन्होंने पहले कभी ऐसे मॉन्स्टर्स नहीं देखे। हैरिसन उन्हें भरोसा दिलाता है कि ये प्लांट टाइप मॉन्स्टर्स हैं जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ब्रीड और मास प्रोड्यूस किए गए हैं। वो डेमोन्स्ट्रेट करता है एक डैगर निकालकर फ्लावर मॉन्स्टर की जड़ काटकर और तुरंत 33 एक्सपीरियंस पॉइंट्स कमाकर। हैरिसन समझाता है कि हजारों प्लांट मॉन्स्टर्स हैं और हंटर्स जितने चाहे उतने मार सकते हैं एक्सपीरियंस पॉइंट्स पाने के लिए। ये देखकर दोनों हंटर्स एक्साइटेड ग्लांसेस एक्सचेंज करते हैं। हालांकि वेपन से हमला करने के बजाय इनएक्सपीरियंस्ड हंटर्स, बिगड़े हुए अमीर बच्चे बिना किसी ट्रेनिंग के पूरे फार्म को जलाने का फैसला करते हैं। वो फार्म पर केरोसिन डालते हैं और मैच स्टिक्स से आग लगा देते हैं। उनमें से एक मोलोटोव कॉकटेल भी फेंकता है, पागलों की तरह हंसते हुए जैसे फार्म जलता है। जैसे फार्म जलता है, सिस्टम बार बार उन्हें उनके लेवल अप होने की नोटिफिकेशन देता है। हंटर्स अब खुशी से तबाही को देखते हुए शॉक्ड हैं कि लेवल गेन करना कितना आसान है। कुछ ही पलों में उन्हें रियलाइज होता है कि वो सिर्फ पूरे फार्म को जलाकर लेवल 20 या 30 तक पहुंच सकते हैं। सीन फिर 38th फ्लोर पर शिफ्ट होता है। हमेशा की तरह सारे हंटर्स थियो का इंतजार कर रहे हैं, उसके साथ ट्रेड करने के लिए बेताब। उन्होंने 38th फ्लोर पर एक छोटा कैंप भी लगा लिया है, उसे एक टेम्पररी मार्केट प्लेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। पहली बार एल्का और ओरिन थियो के साथ आए हैं, सब कुछ ऊपर से देख रहे हैं। एल्का क्यूरियस होकर रिमार्क करता है कि ये पहली बार है जब उसने किसी इंसान को देखा है। वो उन्हें करीब से देखता और कहता है, तो ह्यूमन रेस ऐसी दिखती है। उसने हमेशा सुना था कि इंसान सियोजुन जैसे दिखते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब उसने सच में किसी और को देखा है। थियो भी जिक्र करता है कि इस बार बहुत सारे इंसान आ रहे हैं। दूसरी तरफ ओरिन घबराया हुआ दिखता है। वो मानता है कि वो पहले से ही सियोजुन से डरता है और अब इतने सारे इंसानों को एक साथ देखकर वो पूरी तरह ट्रॉमेटाइज्ड महसूस कर रहा है। इस बीच थियो जमीन पर पहुंचता है और हंटर्स को ग्रीट करता है। हंटर्स थियो को देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। तुरंत उसे चेयरमैन बुलाते हैं और सबको इकट्ठा होने का ऑर्डर देते हैं।
क्योंकि ट्रेडिंग जल्द ही शुरू होगी। उनके लिए थियो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है और उसकी मौजूदगी उन्हें उत्साह से भर देती है। पीछे से एल्का और ओरिन भी आगे बढ़ते हैं। हालांकि जिस पल एल्का एक विशाल डिमोनिक वुल्फ नजर आता है, इंसान डर के मारे जम जाते हैं। उसका डरावना ऑरा पूरे एरिया में फैल जाता है, जिससे सारे हंटर्स बेकाबू होकर कांपने लगते हैं। उनके दिमाग में वही डरावना ख्याल दौड़ रहा है कि ये डीमन वुल्फ उन्हें मारने आया है। लेकिन उसी समय एल्का खुद इतने सारे इंसानों को देखकर ओवरवेल्म्ड होकर कांपने लगता है। बदकिस्मती से इंसान एल्का के रिएक्शन को कुछ खतरनाक समझ लेते हैं, ये मानते हुए कि वो उन पर हमला करने वाला है। बढ़ते हुए पैनिक को नोटिस करते हुए थियो एल्का को घूरता है, अपनी उंगली उठाता है और उसे कोसता है। वो गुस्से में उसे याद दिलाता है कि ये सारे इंसान उसके मेहमान हैं, फिर भी वो उन्हें बुरी तरह डरा रहा है। वो मांग करता है कि वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। चेतावनी देता है कि अगर वो सबको डराना जारी रखेगा तो थियो बहुत गुस्सा हो जाएगा। एल्का जल्दी से माफी मांगता है, समझाता है कि ये उसकी गलती नहीं है। उसने पहले कभी इतने सारे इंसानों को एक साथ नहीं देखा था और बस अचंभे में हो गया था। ये उसके नेचर में है कि अगर कोई उसे दुश्मन जैसा लगता है तो वो अपने आप अग्रेसिव हो जाता है। हालांकि वो वादा करता है कि अब से वो खुद को कंट्रोल करेगा। थियो की गलतफहमी दूर करने के लिए एल्का हंटर्स के सामने आगे बढ़ता है। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। शायद शुरू में उसने अग्रेसिव एक्ट किया हो, लेकिन गहराई में वो एक बड़ा प्यारा पिल्ला है। थियो हंसता है और जोड़ता है कि एल्का जल्द ही कुछ ट्रिक्स दिखाने वाला है। उसकी तरफ मुड़ते हुए वो उसे वही करने का निर्देश देता है जो उसने उसे सिखाया था। ये सुनकर एल्का तुरंत फिर से कांपने लगता है। उसके माथे से पसीना टपकता है, जैसे वो अपनी आंखें बंद करता है। एक पल के लिए हिचकिचाता है, सोचता है कि करे या ना करे, लेकिन क्योंकि थियो ने ही उसे ट्रेन किया है, उसे पता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। अगले ही पल एल्का फर्श पर फ्लैट लेट जाता है, पेट नीचे करके, और एक क्यूट पपी की तरह एक्ट करने लगता है। सारे हंटर्स एल्का के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, करीब से देखने के लिए बेताब। इतने बड़े फरी और अनडिनाइबली क्यूट पपी को देखकर उनमें से कई अनकंट्रोलेबली ब्लश करने लगते हैं। उन्हें सच में एल्का अडोरेबल लगता है। देखने वालों में एक खास औरत जिसके पास बिग मेलन्स है, उसकी तरफ विशेष रूप से आकर्षित लगती है। उसे एल्का बहुत पसंद आता है और बिना हिचकिचाहट के सीधे थियो के पास चली जाती है। आंखों में उत्साह के साथ वो उससे पूछती है क्या वो इस क्यूट पपी को प्यार से सहला सकती है। थियो बिना हिचकिचाहट के स्मर्क करता है और अपनी मंजूरी दे देता है, लेकिन एक शर्त थी, अगर कोई एल्का को छूना या सहलाना चाहता है तो उन्हें एक टावर कॉइन देना होगा। और डैम, मुझे कहना होगा कि थियो सच में एक ट्रू बिजनेसमैन बन रहा था। वो पैसे कमाने का हर एक मौका ढूंढ रहा था। एक टावर कॉइन बहुत ज्यादा था, लेकिन इतने इररेजिस्टिबली क्यूट पपी के सामने कोई डॉग लवर या एनिमल एंथुजियास्ट खुद को रोक नहीं सकता था। एक एक करके हंटर्स अपने कॉइन्स देने लगे। एल्का के चारों तरफ एक बढ़ती हुई लाइन बन गई। कुछ मेल हंटर्स उसके बगल में लेट गए, उसके विशाल पेट के चारों तरफ अपनी बाहें लपेट लीं, जैसे गर्माहट और आराम ढूंढ रहे हों। कई फीमेल हंटर्स उसकी ठुड्डी रगड़ने लगी, उसके फर की नरमी का आनंद लेते हुए। इस सब के दौरान एल्का क्यूट एक्ट करता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो रो रहा था। उसका गर्व कुचला गया था। जन्म से एक बैटल वुल्फ, उसे कभी अपनी ताकत और प्रभुत्व पर गर्व था, और अब वो जमीन पर लेटा हुआ इंसानों के सामने अपनी पूंछ हिला रहा था, उनके मनोरंजन के लिए ट्रिक्स कर रहा था, सब पैसों के लिए। अपमान उस पर भारी पड़ रहा था, लेकिन कोई और विकल्प ना होने पर उसने इसे बर्दाश्त किया। जब इंसान एल्का को सहलाने में बिजी थे, थियो ने ताली बजाई, उनका ध्यान फिर से अपनी तरफ खींचा। इस बार उसके पास एक और अनाउंसमेंट थी। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ उसने एक नया चेहरा इंट्रोड्यूस किया, ऑरिन। ऐलान किया कि ऑरिन उसका नया सबॉर्डिनेट है। उसने हंटर्स को इन्फॉर्म किया कि एल्का की तरह ही अगर वो चाहे तो ऑरिन को भी सहला सकते हैं, लेकिन शर्त वही रहेगी, उन्हें एक टावर कॉइन देना होगा। ऑरिन बेहद नर्वस आगे बढ़ा और हिचकिचाते हुए अपना परिचय दिया। उसकी बेचैनी साफ थी, लेकिन उसके बगल में खड़े थियो ने उसे एक तिरछी नजर दी, एक खामोश आदेश। बिना एक शब्द बोले ऑरिन समझ गया। थियो की पुरानी ट्रेनिंग याद करते हुए उसने खुद को आदेश मानने के लिए मजबूर किया। हाथ उठाकर उसने भीड़ को एक ऑकवर्ड लेकिन वार्म स्माइल के साथ ग्रीट किया। रिस्पॉन्स तुरंत मिला। बड़ी संख्या में फीमेल हंटर्स आगे बढ़ी, एक बोलने वाली काली बिल्ली को देखकर पूरी तरह मोहित। इस बीच थियो हाथ में पेन लिए उनके पीछे खड़ा अपनी कमाई इकट्ठा करने लगा। एक एक करके हंटर्स अपने कॉइन्स देते गए और थियो हर ट्रांजैक्शन अपने जर्नल में नोट करता गया। हंटर्स ने उत्सुकता से ऑरिन के सॉफ्ट फर को सहलाया, उसके गाल रगड़े और अपनी उंगलियां उसके पेट पर फेरी। शुरू में ऑरिन ओवरवेल्म महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे उनके स्पर्श की गर्माहट अंदर उतरी, वो धीरे धीरे उसका आनंद लेने लगा। किसी ने भी पहले उसके साथ इतनी दयालु तरह से बर्ताव नहीं किया था। अपनी जिंदगी में पहली बार वो जेन्युइन अफेक्शन महसूस कर रहा था। बिना रियलाइज किए एक छोटी संतुष्ट मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। लेकिन ये थियो के सरप्राइजेस का अंत नहीं था। थियो ने फिर ताली बजाई और हंटर्स को पुकारा, इन्फॉर्म किया कि उसके पास शेयर करने के लिए जरूरी नई जानकारी है।
उसकी हाल ही की प्रमोशन के साथ उसकी स्टोरेज कैपेसिटी दोगुनी हो गई थी। इसके अलावा अब उसके पास एक सबऑर्डिनेट था जिसकी अपनी स्टोरेज कैपेसिटी थी, जिसका मतलब था कि वो और भी ज्यादा मात्रा में सामान बेच सकता था। आज की मार्केट के लिए थियो 3 बड़े प्रोडक्ट्स लाया था। 5000 मैजिक चेरी टोमेटोज सी ग्रेड, 5000 पंपकिन पोटैटोज सी ग्रेड, 10,000 डिटॉक्सिफाइंग अनियन लीव्स डी क्लास। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन सुनिश्चित करने के लिए कोई भी एक खरीदार 500 से ज्यादा पीसेज नहीं खरीद सकता था। इसके साथ थियो ने ऑफिशियली ऑक्शन शुरू की और एक एक करके हंटर्स अपनी बोली लगाने आगे आए। ऊपर से देखते हुए आयोना और रेड रिबन प्रिंसेस ने सीन को अनफोल्ड होते हुए देखा। आयोना थियो को करीब से स्टडी करते हुए उसमें कुछ अलग नोटिस किया। उसके रवैये में एक इंटेंसिटी थी, एक पैनापन और फोकस जो सिर्फ तब उभरता था जब वो अपने काम में पूरी तरह डूबा होता था। ऐसा था जैसे थियो पूरी तरह अलग इंसान बन गया हो। एक छोटी लगभग ना दिखने वाली मुस्कान उसके होठों पर आई, जैसे उसे एहसास हुआ कि यही वो चीज थी जो उसे उसके बारे में सबसे ज्यादा पसंद थी। रेड रिबन प्रिंसेस आयोना की एक्सप्रेशन में सटल बदलाव नोटिस करते हुए स्मार्क किया और उस पर कमेंट किया। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि उसकी मास्टर आयोना कभी ऐसा एक्सप्रेशन देगी। आयोना को किसी को देखते हुए इतनी गर्माहट से मुस्कुराते देखना अनएक्सपेक्टेड था। इस रिमार्क से आयोना तुरंत शर्मिंदा महसूस करने लगी। उसके चेहरे पर हल्का सा रंग फैल गया, जैसे उसने जल्दी से रेड रिबन प्रिंसेस को डांटा, चेतावनी दी कि वो अपनी टीचर का मजाक न उड़ाए। हालांकि बुरा मानने के बजाय रेड रिबन प्रिंसेस और जोर से हंसने लगी। एक पल के लिए माहौल लाइट हार्टेड और हंसी से भर गया, लेकिन फिर जैसे ही रेड रिबन प्रिंसेस की हंसी फीकी पड़ी, उसकी आंखों से उदासी की एक लहर गुजरी। वो धीरे से खुद से बुदबुदाई, मुश्किल से एक फुसफुसाहट से। वो सोचने लगी कि क्या वो अपनी जिंदगी में कभी प्यार के इस एहसास को अनुभव कर पाएगी। शब्द इतने धीरे बोले गए कि हवा में गायब होते हुए लगे। हालांकि आयोना ने उन्हें सुन लिया। प्रिंसेस ये रियलाइज करते हुए कि आयोना ने उसके शब्द पकड़ लिए हैं, हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार खुल गई। उसने अपने गहरे विचार प्रकट किए। उसने अपनी जिंदगी अपने किंगडम को समर्पित कर दी थी। उसने अंतहीन पढ़ाई की थी, उसने टायरलेसली ट्रेनिंग की थी, और फिर भी चाहे वो कितनी भी फोकस करने की कोशिश करे, चाहे वो खुद को काम में कितना भी डुबा ले, वो उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती थी। ब्लैक वॉरियर रैबिट उसके दिमाग से हटने का नाम नहीं ले रहा था। वो बस उससे बात करना चाहती थी, बस एक बार। रेड रिबन प्रिंसेस के चेहरे पर उदासी की झलक नोटिस करने के बाद आयोना तुरंत इसके पीछे का कारण समझ गई। बिना हिचकिचाहट के उसने धीरे से प्रिंसेस के हाथ पकड़े। उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी, उसे बताते हुए कि उसे अपने कंधों पर इतना बोझ लेकर अकेले नहीं चलना चाहिए। अपनी फीलिंग्स के बारे में ईमानदार होने में कोई शर्म नहीं है। आयोना के चेहरे पर एक वार्म स्माइल आई, जैसे उसने सीधे प्रिंसेस को देखा। एक टीजिंग टोन के साथ उसने पूछा कि क्या वो ब्लैक वॉरियर रैबिट को पसंद करती है। जिस पल नाम लिया गया, रेड रिबन प्रिंसेस का पूरा चेहरा लाल हो गया। शर्म से ओवरकम होकर उसने एक जोर की चीख निकाली और जल्दी से आयोना के पीछे छुप गई। शब्दों से परे घबराई हुई, खुद को समझाने में संघर्ष करते हुए उसने पागलपन के साथ जिद की कि उसने ब्लैक वॉरियर रैबिट को सिर्फ एक बार 2 या 3 सेकंड के लिए देखा था। कोई किसी को सिर्फ 2-3 सेकंड में कैसे पसंद कर सकता है? और भले ही उसने ब्लैक वॉरियर रैबिट को पसंद किया हो, इसकी क्या गारंटी थी कि वो भी उसे वापस पसंद करेगा? आयोना उसे और चिढ़ाने से खुद को रोकने में असमर्थ स्मर्क किया और उसे याद दिलाया कि उसने उसे बचपन से बड़ा होते देखा है। वो प्रिंसेस के सारे इमोशंस जानती है, उन्हें छुपाना नामुमकिन है। बस उसे देखकर वो तुरंत बता सकती है कि वो क्या महसूस कर रही है। और बिना किसी शक के 110% रेड रिबन प्रिंसेस के मन में ब्लैक वॉरियर रैबिट के लिए फीलिंग्स है। एक नोइंग एक्सप्रेशन के साथ आयोना ने कॉन्फिडेंटली पॉइंट आउट किया कि जिस तरह ब्लैक वॉरियर रैबिट ने प्रिंसेस को देखा था, वो भी एक साफ संकेत था कि वो भी वैसा ही महसूस करता है। जो एक प्लेफुल टीजिंग के रूप में शुरू हुआ था, वो जल्द ही एक लाइट हार्टेड बहस में बदल गया। दोनों थोड़ी देर के लिए आगे पीछे झगड़ते रहे, इससे पहले कि प्रिंसेस में आखिरकार फ्रस्ट्रेशन में आह भरी। उसने पूछा कि क्या आयोना जानती है कि ब्लैक वॉरियर रैबिट की पर्सनैलिटी कैसी है। आयोना अभी भी स्मर्क करते हुए उसे परेशान करना बंद नहीं कर रही थी। बिना हिचकिचाहट के उसने दावा किया कि उसे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन एक छोटे पॉज के बाद उसने माना कि उसे असल में पता है। हालांकि उसने प्रिंसेस को बताने से इनकार कर दिया। अगर वो सच में जानना चाहती है तो उसे खुद ब्लैक वॉरियर रैबिट से मिलने जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए और खुद पता लगाना चाहिए। ये सुनकर रेड रिबन प्रिंसेस और भी घबरा गई। आयोना की लगातार टीजिंग को संभालने में असमर्थ उसने शर्म से अपना सिर मोड़ लिया और आयोना से और बात करने से इनकार कर दिया। उनके बीच का माहौल जल्दी बदल गया और फन प्लेफुल एनर्जी वापस आ गई, हवा को हंसी से भरते हुए। लेकिन उस पल किसी ने आयोना को नीचे देखने का इशारा किया। जैसे ही आयोना की आंखें तंग हुईं और उसने नीचे देखा, उसे पहले कोई नहीं दिखा, लेकिन फिर जमीन पर निडर होकर खड़ी वहां वो थी, मैरिल। मैरिल के चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्मर्क फैल गई, जैसे उसने अपना हाथ उठाया आयोना की तरफ इशारा करते हुए। जिस पल आयोना ने उसे देखा, उसका पूरा एक्सप्रेशन काला पड़ गया।
शुद्ध गुस्सा उसकी नसों में दौड़ गया। बिना दूसरा विचार किए आयोना पूरी स्पीड से आसमान से नीचे गिरी। उसका गुस्सा एक तूफान की तरह फट पड़ा। यह साफ था कि वो मेरिल को थप्पड़ मारकर अगले डिमेंशन में भेजने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ मेरिल पूरी तरह बेपरवाह रही। अपनी एरोगेंट स्टांस बनाए रखते हुए उसने अपने मुंह पर हाथ रखा और एक विकेड विच की तरह हंसी। आयोना की आवाज गुस्से से गरजी जैसे उसने मेरिल का नाम थूका, मांग की कि वो यहाँ क्या कर रही है। वो जानना चाहती है कि मेरिल उससे क्या चाहती है। अगर वो यहाँ थियो के लिए आई है तो उसे मुड़कर तुरंत चले जाना चाहिए, वरना इस बार आयोना उसे मार देगी। ये सुनकर मेरिल बस फिर हंसी। उसकी स्मर्क चौड़ी हो गई, जैसे उसने मजाक में अपना सिर टेढ़ा किया। मेरिल के लिए ये एक सम्मान था। इतना बड़ा नाम, इतनी पावरफुल विजर्ड, और फिर भी आयोना ने उस जैसी छोटी बिल्ली का नाम याद रखा था। लेकिन आयोना के पास उसके खेलों के लिए सब्र नहीं था। वो पहले से ही गुस्सा थी और अपना वक्त बर्बाद नहीं करने वाली थी। अपनी आवाज में प्योर वेनम के साथ उसने पूछा कि मेरिल यहाँ क्यों आई है? क्या वो फिर से थियो को नुकसान पहुंचाने आई है? मेरिल थोड़ी चिढ़कर आह भरी और लापरवाही से हाथ हिला दिया। उसके अनुसार थियो अब उस पीली बिल्ली में दिलचस्पी नहीं रखता था। लेकिन जैसे ही उसने वो शब्द कहे, उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गया। उसका चेहरा कुछ और डार्क और सिनिस्टर चीज में मुड़ गया। एक स्मर्किंग स्माइल के साथ मेरिल की नजर आयोना पर लॉक हो गई। इस बार वो थियो के लिए नहीं आई थी, आज वो आयोना के लिए आई थी। ये सुनकर आयोना कंफ्यूज थी। ये कमजोर छोटी बिल्ली यहाँ उसके लिए कैसे आ सकती थी, और अगर आई भी थी तो वो आयोना को कैसे नुकसान पहुंचा सकती थी? लेकिन इससे पहले कि आयोना और सोच पाती, मेरिल ने अपने बैग में हाथ डाला और एक सिल्वर कॉइन निकाला, आयोना को दिखाते हुए। उस कॉइन पर एक ड्रैगन सिंबल था जो सिल्वर लाइट में चमक रहा था। जैसे ही आयोना की नजर सिल्वर ड्रैगन कॉइन पर पड़ी, उसके चेहरे पर पहचान चमक उठी। वो जानती थी कि ये क्या है। हालांकि इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाती, मेरिल ने कॉइन एक्टिवेट कर दिया और उससे एक वाइट एनर्जी बीम निकली, आयोना को पूरी तरह घेरते हुए। एनर्जी ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, इसके बजाय इसने एक शील्ड जैसा बैरियर बनाया, आयोना को अंदर कैद करते हुए। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रैगन शील्ड था। आयोना ने आजाद होने के लिए डेस्परेट कोशिश की, अपने पास मौजूद सारे मैजिक का उपयोग किया, लेकिन कुछ बहुत गलत था। उसका मैजिक काम नहीं कर रहा था। मेरिल एक पागल चुड़ैल की तरह जोर से हंसने लगी। उसने समझाया कि यह कोई मामूली बैरियर नहीं था, इसके अंदर मैजिक बेअसर हो जाता है। आयोना के कैद होने के साथ वो अब वो पावरफुल विजर्ड नहीं रही जो कुछ पल पहले थी। मेरिल के लिए आयोना अब एक छोटे हैमस्टर जितनी ही आम थी। इस बीच रेड रिबन प्रिंसेस नीचे उतरी, आयोना की तरफ दौड़ती हुई। आयोना को रियलाइज हुआ कि ये प्रिंसेस को पकड़ने का जाल था और वो उसे रुकने के लिए चिल्लाई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। प्रिंसेस बहुत करीब आ गई और झाड़ियों से स्कैरम डरावनी स्पीड के साथ प्रकट हुआ। उसने भी एक मैजिक ड्रैगन पेंडेंट निकाला और एक स्मर्क के साथ प्रिंसेस के ऊपर एक मैजिक बेअसर बैरियर फेंक दिया। प्रिंसेस को शारीरिक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसका मैजिक तुरंत बेअसर हो गया, जिससे वो भारी होकर जमीन पर गिर गई। आयोना पूरी तरह बेबस महसूस करते हुए बैरियर के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करती रही, लेकिन वो हिला तक नहीं। स्कैरम और मेरिल विजयी खड़े होकर ऐसे हंसे जैसे उन्होंने सदी की जंग जीत ली हो। प्रिंसेस ने आजाद होने की कोशिश की, लेकिन बैरियर मजबूत रहा। स्कैरम और मेरिल उसके पास आए, उनके चेहरों पर विकेट स्माइल्स चिपकी हुई थी। उन्होंने ताना मारा कि जो 10,000 टावर कॉइन्स का वादा किया गया था वो अब उनके हैं। उनके मुंह से प्रैक्टिकली लार टपक रही थी, जैसे वो उस किस्मत के बारे में सोच रहे थे जो वो क्लेम करने वाले थे। डर ने प्रिंसेस को घेर लिया, जैसे उसने खुद को कैद और कमजोर पाया, अनिश्चित कि आगे क्या करे। स्कैरम और मेरिल ने आयोना और प्रिंसेस को पकड़ा और एरिया से निकलने लगे, अपने कैदियों को पीछे घसीटते हुए। हालांकि उन्हें पता नहीं था, जैरेथ दूर से पूरा सीन ऑब्जर्व कर रही थी। जैरेथ, जिसे हमने कई पिछले एपिसोड्स में देखा है, जो थियो को भी पसंद करती है और एक की कैरेक्टर थी, बस थोड़ा लेट पहुंची थी। उसने शुरू से सब कुछ नहीं देखा था, लेकिन उसने इतना देख लिया था कि कुछ बुरा हुआ है। अगर वो जल्दी आ जाती तो शायद वो इस अपहरण को रोक सकती थी। जब स्कैरम और मेरिल आयोना और प्रिंसेस को ले जाना शुरू किया, जैरेथ ने दखल देने का सोचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय थियो, ओरेन और चीफ एल्का सीन की तरफ आ रहे थे, उस क्राइसिस से पूरी तरह अनजान जो अभी अभी हुआ था। थियो एक्सेप्शनली अच्छे मूड में था। उसने खुशी से ऐलान किया कि उन्होंने सब कुछ बेच दिया और ओरेन ने उसके निर्देशों का पालन करते हुए बेहतरीन काम किया। ओरेन की बदौलत उन्होंने 40 से 50 टावर कॉइन्स कमाए थे, उन हंटर्स से जिन्होंने सिर्फ ओरेन को छूने और सहलाने के लिए पैसे दिए थे। थियो सच में गर्व महसूस कर रहा था, कमेंट करते हुए कि ओरेन की असली मर्चेंट स्पिरिट चमकने लगी है। बदकिस्मती से वही बात एल्का के लिए नहीं कही जा सकती थी, जिसका चेहरा दिखा रहा था कि वो खुश होने के अलावा सब कुछ नहीं था। पहली बार ओरेन सच में अच्छा महसूस कर रहा था। थियो ने उसकी तारीफ की थी और ये साफ था कि वो दिन की कमाई से खुश था, लेकिन खुशनुमा माहौल कम समय का था। जैरेथ अचानक थियो के सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में एक गंभीर लुक था। उसने थियो को बताया कि उसे कुछ अर्जेंट और जरूरी इन्फॉर्म करना है। थियो, जो उलझन में दिख रहा था, पीछे मुड़ा और ओरेन से पूछा कि क्या उसने आयोना को कहीं देखा है, क्योंकि वो गायब थी। जैरेथ, विजिबल नर्वस, ने समझाया कि आयोना और प्रिंसेस शायद अभी अभी किडनैप हो गए हैं। थियो का एक्सप्रेशन कंफ्यूजन से शॉक में बदल गया, सिचुएशन की गंभीरता को रियलाइज करते हुए।
सीन फिर शिफ्ट हुआ, हमें वापस 99th फ्लोर पर हो रही घटनाओं पर ले जाता हुआ। एलिन अपने दादाजी से गुस्सा थी, जोर से चिल्ला रही थी और शिकायत कर रही थी कि उन्होंने उसे कभी गॉड की कहानी क्यों नहीं सुनाई। जब एलिन छोटी थी तब इतनी घटनाएं हुई थीं, फिर भी वो उनसे पूरी तरह अनजान थी। एलिन को लगा कि वो कुछ नहीं जानती क्योंकि वो टावर की हिस्ट्री भी नहीं समझती थी। उसके दादाजी ने बहाने बनाने की कोशिश की, ये कहते हुए कि टावर में ज्यादातर मॉन्स्टर्स की उम्र बेहद कम होती है, इस वजह से ऐसी जानकारी कभी दूसरों तक नहीं पहुंचाई गई। उन्होंने ये भी पॉइंट आउट किया कि बचपन से एलिन इतनी बीमार थी कि उन्हें उसे कहानी सुनाने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन एलिन रो पड़ी और ज्यादा रोने लगी। अगर काइजर ने पूरी कहानी बताई होती तो बस कुछ सालों में सियोजुन का होम टाउन भी नष्ट हो जाता। अब सबसे बड़ा सवाल बचा था, सियोजुन क्या करेगा, उसके परिवार का क्या होगा। यहां तक कि खुद काइजर को नहीं पता था कि सॉल्यूशन क्या है। एक पल के लिए काइजर खामोशी में खड़ा रहा, गहरी सोच में, आखिरकार ये मानने से पहले कि उसके पास इस क्राइसिस का कोई जवाब नहीं है। दूसरी तरफ सियोजुन जमीन पर बैठा था, ख्यालों में खोया हुआ। वो चिंतित था, वो क्या कर सकता था। क्विंग डर से कांपते हुए, हिचकिचाते हुए उसके पास गया। उसकी छोटी आवाज कांप रही थी जैसे उसने उसे डैडी पुकारा। परेशानी के लुक के साथ क्विंग ने पूछा कि क्या ये सच है कि कुछ सालों में सियोजुन की दुनिया नष्ट हो जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो क्या सियोजुन टावर छोड़कर चला जाएगा? रैबिट्स भी सियोजुन के लिए उदास थे, लेकिन स्थिति अभी खत्म नहीं हुई थी। काइजर फिर बोला, अब बातचीत को कुछ और भी ज्यादा डरावनी चीज की तरफ मोड़ते हुए। उसने ऑर्डर ऑफ डिजास्टर का जिक्र किया, रिवील करते हुए कि इस डिजास्टर का नाम रेड लोकस्ट रखा गया था। काइजर ने समझाया कि सियोजुन यहाँ टावर के बीच में एक गैप की वजह से आया था, और अगर सियोजुन आ सकता था तो इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी थी कि रेड लोकस्ट भी उस गैप का यूज करके अर्थ तक पहुंच सकते हैं। और अगर रेड लोकस्ट कभी अर्थ पहुंच गए तो उसे बचाने की कोई उम्मीद नहीं होगी। टावर खुद पहले ही अर्थ पर तबाही ला रहा था, लेकिन जिस पल रेड लोकस्ट आएंगे सारी उम्मीद खत्म हो जाएगी। सियोजुन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जैसे उसका दिमाग दौड़ा। वो जानता था कि ह्यूमैनिटी पहले ही 38th फ्लोर तक चढ़ चुकी है। अगर वो 60th फ्लोर तक पहुंचे तो रेड लोकस्ट को अर्थ का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ तक कि 67th फ्लोर के मॉन्स्टर्स भी उनसे लड़ने में संघर्ष कर रहे थे। अगर रेड लोकस्ट अर्थ पर उतरे तो तबाही को रोकना नामुमकिन होगा। उसके ख्याल और डार्क हो गए। बस कुछ दिनों में पूरा कोरिया नष्ट हो सकता है। एलिन अब पैनिक की स्टेट में फिर से अपने दादाजी की तरफ मुड़ी। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे उसने डेस्परेटली पूछा कि क्या यहाँ सारे रेड लोकस्ट को मारने का कोई तरीका है इससे पहले कि वो कभी अर्थ पहुंच सके। काइजर, उसका एक्सप्रेशन गंभीर, ने माना कि वो हजारों सालों से कोशिश कर रहा है। एक बार भी वो उन्हें पूरी तरह मिटाने में सफल नहीं हुआ। चाहे वो कितने भी मारे, कम से कम एक हमेशा बच जाता था, और वो एक सर्वाइवर पूरी स्पीशीज को रिपॉपुलेट कर देता था। और अब जब रेड लोकस्ट इतनी भारी संख्या में बढ़ गए हैं, उन्हें एक साथ खत्म करना नामुमकिन था। उसने फिर एक और भयानक सच्चाई का खुलासा किया। सारे ब्लैक ड्रैगन्स दूसरे डिमेंशन में फंसे हुए थे। भले ही रेड लोकस्ट को इस टावर के अंदर मार दिया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टावर के ओरिजिन से ही रेड लोकस्ट पहले ही भाग चुके थे और अनगिनत दुनियाओं को नष्ट कर चुके थे। इसका मतलब एक ही था, रेड लोकस्ट का झुंड अर्थ तक भी पहुंचेगा, और ये बहुत जल्द होगा। अर्थ के लोगों को अपने सर्वाइवल के लिए लड़ना होगा। लेकिन जैसी चीजें अभी थीं, प्लैनेट को बचाना नामुमकिन था। लेकिन तब सियोजुन, उसका एक्सप्रेशन डार्क और सीरियस, अचानक एक डीप और कॉन्फिडेंट टोन में बोला, ये नहीं होगा। उसके शब्द हवा को एक ब्लेड की तरह चीर गए। काइजर की आंखें चौड़ी हो गई। उसने सियोजुन को पहले कभी इतना सीरियस नहीं देखा था। वो उसकी तरफ मुड़ा, उसकी आवाज क्यूरियोसिटी से भरी थी, और पूछा कि क्या सियोजुन के पास कोई सोल्यूशन है। लेकिन अब सियोजुन इतना सीरियस नहीं दिख रहा था। इसके बजाय एक कॉन्फिडेंस स्माइल उसके चेहरे पर आई। वो काइजर की तरफ मुड़ा और पूरी निश्चितता के साथ ऐलान किया कि वो सभी दुनियाएं जो टावर की वजह से नष्ट हुई थीं, उनका अंत या तो रेड लोकस्ट की वजह से हुआ या उन मॉन्स्टर्स की वजह से जो उन्होंने अनलीश किए। लेकिन उन सभी दुनियाओं में एक मेजर डिफरेंस था, वो सियोजुन वहां नहीं था। ये सुनकर एलिन और काइजर दोनों जम गए। उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। वो इंतजार करने लगे कि ये डिफरेंस क्या था। सियोजुन ने अपनी छाती पीटी और गर्व से जवाब दिया, डिफरेंस मैं हूं। उन सभी नष्ट हुई दुनियाओं में सियोजुन जैसा कोई नहीं था, और जब तक वो जिंदा है वो अर्थ का वही हाल कभी नहीं होने देगा। सियोजुन का अटल आत्मविश्वास देखकर सारे मॉन्स्टर पेट्स बेहद खुश हो गए। उसकी अटल दृढ़ता उससे एक अनस्टॉपेबल फोर्स की तरह निकल रही थी। सियोजुन ने फिर रिवील किया कि उसके पास एक ग्रैंड प्लान है, एक ऐसा प्लान जो इतना बड़ा है कि वो उसे टावर में हर एक रेड लोकस्ट को खत्म करने की इजाजत देगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि वो कभी अर्थ ना पहुंच सके। और अगर रेड लोकस्ट्स किसी तरह अर्थ भाग भी गए तो सियोजुन के पास उन्हें वहां भी नष्ट करने का तरीका है। दूसरी तरफ हर कोई आयोना और रेड रिबन प्रिंसेस के किडनैप होने की वजह से बहुत टेंशन में है। अब हर कोई एल्का की पीठ पर बैठकर उसी दिशा में जा रहा है जहां स्कैरम आयोना को ले गया था। एल्का की पीठ पर ओरिन, जेरथ और थियो हैं। एल्का सच में घबराया हुआ है और थियो जेरथ से पूछता है कि क्या वो जानती है कि स्कैरम आयोना और प्रिंसेस को लेकर कहाँ गया है। जेरथ कहती है कि वो जानती है।
वो पैनिक करते हुए थियो को बताती है कि उसके अनुसार वो लोग जरूर रॉटन रूट विलेज गए होंगे। वहां एक मोटा बदसूरत सुअर है जो ग्रिड के अंडर काम करता है और स्कैरम ने 2 दिन पहले उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। जेरत को नहीं पता था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या था, लेकिन अब उसे यकीन है कि ये अयोना और प्रिंसेस को किडनैप करने के लिए था। थियो सस्पिशियस हो जाता है और जेरत से पूछता है कि उसे ये सब इतनी डिटेल में कैसे पता है। जेरत चौंक जाती है क्योंकि एक पल के लिए वो भूल गई थी कि वो एक अंडरकवर कॉप है। उसे अपनी पहचान छुपानी थी और एक बिगिनर वॉन्डरिंग मर्चेंट की तरह एक्ट करना था, लेकिन अयोना के किडनैपिंग की वजह से वो पल भर के लिए अपना कवर भूल गई। अब उसे सावधानी से काम लेना होगा। जेरत सोचती है कि कैसे उसे स्कैरम को इलीगल काम करते हुए रंगे हाथों पकड़ना था, इसलिए उसने रॉटन विलेज तक स्कैरम के हर कदम का पीछा किया। वहां उसने स्कैरम को ग्रिड के एक सबॉर्डिनेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हुए देखा, लेकिन उसे नहीं पता था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या था। उसने सिर्फ रॉटन विलेज तक स्कैरम का पीछा किया था और अब स्कैरम मुसीबत में है। जेरत को नहीं पता कि थियो से क्या कहे। थियो थोड़ा मासूम है और जेरत एक ऑकवर्ड स्माइल देती है। वो झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि थियो इडियट नहीं है। वो बहाने नहीं बना सकती और थियो को अपने झूठ में नहीं फंसा सकती। जेरत की ऑकवर्ड स्माइल देखकर थियो पूछता है कि क्या जेरत ग्रिड के साथ काम करना चाहती है और क्या इसीलिए वो स्कैरम से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है ताकि स्कैरम के जरिए वो ग्रिड से मिल सके और उसके अंडर काम कर सके। थियो उसे चेतावनी देता है कि ग्रिड अभी सबसे बड़ा मर्चेंट है, लेकिन वो एक बुरा इंसान है जो बुरे काम करता है और बुरे लोगों के साथ रहता है। वो जेरत को ग्रिड के साथ काम ना करने के लिए कहता है। अगर जेरत के पास कोई काम नहीं है तो वो थियो के साथ काम कर सकती है। थियो ऑफर करता है कि अगर वो चाहे तो वो जेरत को अपना सबॉर्डिनेट बना लेगा। ये सुनकर जेरत और भी चौंक जाती है। इस गलत फहमी को ठीक करने के लिए वो अपने हाथ जोड़ती है, एक नॉर्मल स्माइल देती है और थियो को समझाती है कि जैसा थियो सोच रहा है वैसा नहीं है। सबसे पहले जेरत थियो को थैंक यू बोलती है। थैंक यू बोलने के बाद वो कहती है कि वो ये सुनकर बहुत खुश है कि थियो उसकी परवाह करता है और उसे अपना सबॉर्डिनेट बनाने के लिए तैयार है। लेकिन जेरत स्कैरम का पीछा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो रिवेंज लेना चाहती थी। शुरू में स्कैरम ने जेरत को बहुत बुरी तरह स्कैम किया था और वो थियो ही था जिसने उसे स्कैरम के स्कैम से बचाया था। उस दिन से जेरत ने स्कैरम से बदला लेने का फैसला किया, इसलिए जेरत ने स्कैरम के बारे में सारी जानकारी रखी ताकि वो बदला ले सके और इसीलिए वो ये सारी जानकारी जानती है। थियो सहमत होता है और जेरत खुश है कि जो कहानी उसने अभी बनाई वो काम कर गई। पूरी स्पीड में दौड़ते हुए एल्का आखिरकार 38th फ्लोर पे मर्चेंट पैसेज पहुंच जाता है। वो इतनी तेज दौड़ रहा है कि अभी भी हाफ रहा है। पैसेज सच में विशाल है और पहाड़ के अंदर बना है, कुछ ऐसा जो पिछले एपिसोड्स में देखा गया था। पूरा पैसेज भरा हुआ है। जेरत फिर कहती है कि उसका एक साथी इस पैसेज में आने वाला है। ये व्यक्ति बहुत हाई स्टेटस का है और वो जेरत का दोस्त है। उसने कहा है कि वो अयोना के किडनैपर को पकड़ने में मदद करेगा। थियो पूछता है कि क्या वो हाई स्टेटस व्यक्ति कॉर्प में है, लेकिन जेरत कहती है कि उसका कॉर्प से कनेक्शन है, लेकिन वो कॉर्प में नहीं है। वो भरोसा दिलाती है कि जब वे उससे मिलेंगे तो वो समझ जाएंगे कि वो कौन है। जेरत जानती है कि उसका कॉलीग कॉर्प में है, लेकिन वो ये थियो को रिवील नहीं कर सकती, वरना थियो को शक हो जाएगा। वे जेरत के कॉलीग से मिलने वाले हैं। उसी समय उसी पैसेज में एक और समस्या खड़ी होती है। हेगल भी वहां बैठा सो रहा है। थियो और उसके दोस्त हेगल के सामने आते हैं। थियो एक्साइटेडली हेगल को पुकारता है, उसे बताता है कि वे पहुंच गए हैं। हेगल धीरे से अपनी आंखें खोलता है। उसे अयोना के किडनैपिंग के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। हेगल थियो से पूछता है कि क्या उसका दिन अच्छा गया और क्या थियो ने सारी लाशें भेज दी, लेकिन थियो कुछ नहीं कहता। हेगल फिर पूछता है कि क्या कोई समस्या है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। आखिरकार हेगल नोटिस करता है कि अयोना और रेड रिबन प्रिंसेस गायब हैं। दूसरी तरफ जेरत की हालत खराब हो रही है। हेगल जानता है कि जेरत पुलिस कॉप में है। अगर हेगल ने सबको बता दिया तो जेरत फिर मुसीबत में पड़ सकती है। जिस पल हेगल जेरत को देखता है वो तुरंत उसे पहचान लेता है। जेरत एक कमिश्नर है, कमिश्नर चीफ। वो यहाँ क्या कर रही है? हेगल जेरत को एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बुलाने ही वाला होता है, लेकिन उसी वक्त जेरत अपना सिर दाएं बाएं हिलाना शुरू करती है, हेगल को चुप रहने का इशारा करते हुए। अगले ही पल हेगल अपनी बात की दिशा बदल देता है। इसके बजाय वो कहता है कि जेरत प्रेसिडेंट के चाचा के भाई की बहन की दोस्त की बेटी है और जेरत से पूछता है कि प्रेसिडेंट कैसे हैं। जेरत हेगल को ग्रीट करती है और नाटक में शामिल करती है, कहती है कि वो यहाँ थियो की मदद करने आई है। हेगल तुरंत समझ जाता है कि उसे प्रिटेंड करना है कि जेरत बस एक नॉर्मल वॉन्डरिंग मर्चेंट है। जेरत हेगल को बताती है कि वो यहाँ एक सीक्रेट मिशन पर आई है और इस वजह से उसे ऐसे एक्ट करना होगा जैसे वो एक बिगिनर वॉन्डरिंग मर्चेंट है। हेगल समझता है और सहमत होता है। अगले ही पल थियो क्यूरियस हो जाता है और हेगल से पूछता है कि क्या वो और जेरत एक दूसरे को पहले से जानते हैं। हेगल थोड़ा नर्वस महसूस करता है, लेकिन वो इसे अपने चेहरे पर आने नहीं देता। हंसते हुए वो कैजुअली थियो को बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जेरत बस एक बिगिनर वॉन्डरिंग मर्चेंट है। हेगल ने उसे रास्ते में कई बार लोगों को सामान बेचते हुए देखा है। इनफैक्ट जेरत ने उसे भी कई बार अलग अलग तरह के सामान बेचने की कोशिश की थी, इसलिए वे अक्सर मिलते रहते थे। खैर, ये एक्सप्लेनेशन थियो को लॉजिकल लगता है और वो सहमत होकर सिर हिलाता है।
लेकिन हेगल जल्दी से बात बदलता है और एक सीरियस टोन अपनाता है। वो सबको, खासकर थियो को बताता है कि उसके पास इन बेकार बातों के लिए वक्त नहीं है। वो मांग करता है कि उसे आयोना और रेड रिबन प्रिंसेस क्यों नहीं दिख रहे हैं, हर कोई पैनिक मोड में क्यों है और वे आखिर यहाँ साथ में क्या कर रहे हैं। एक भारी खामोशी हवा में छा जाती है और फिर आखिरकार थियो बोलता है। वो थोड़ा चौकन्ना दिखता है, जैसे वो हेगल को बताता है कि वो आयोना और रेड रिबन प्रिंसेस को नहीं देख पा रहा क्योंकि दोनों किडनैप हो गए हैं। किडनैप शब्द सुनकर हेगल स्टन रह जाता है। उसका दिमाग इसे मानने से इनकार कर देता है। आयोना कैसे किडनैप हो सकती है? उसका एक्सप्रेशन शॉक्ड है। वो अविश्वास में थियो से फिर पूछता है, क्या ये कोई बुरा मजाक था? हेगल बस विश्वास नहीं कर सकता कि आयोना जैसी पावरफुल शख्सियत किडनैप हो सकती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाए, ज़ेरत बीच में बोलती है और सच्चाई कंफर्म करती है। आयोना किडनैप हो चुकी है। इनफैक्ट ज़ेरत ने खुद अपनी आंखों से पूरा किडनैपिंग देखा था। हालांकि सटीक होने के लिए उसने शुरू से सब कुछ नहीं देखा था। अगर देखा होता तो वो कम से कम आयोना की मदद करने की कोशिश करती। लेकिन जब आयोना को ले जाया जा रहा था, ज़ेरत ने स्कैरम को उसके साथ देखा। हालांकि उस वक्त उसने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि उसे कोई अंदाजा नहीं था कि स्कैरम ने इतनी पावरफुल विज़र्ड को पकड़ने के लिए किस तरह का डिवाइस या तरीका यूज किया था। अगर ज़ेरत बिना किसी हथियार के आयोना को बचाने के लिए अंधाधुंध घुस जाती तो बहुत ज्यादा चांस था कि वो भी किडनैप हो जाती, और अगर ज़ेरत पकड़ी जाती तो थियो और बाकी लोगों को कभी पता नहीं चलता कि आयोना के साथ क्या हुआ। थियो इसे समझता है और सहमत होता है। फिर थियो बोलता है, हेगल को बताता है कि ज़ेरत के अनुसार किडनैपर्स रॉटन विलेज के इन में तारीख नाम के एक सुअर से मिलने गए हैं और अगर वे आयोना को बचाना चाहते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द रॉटन विलेज जाना होगा। थियो फिर हेगल को दृढ़ता से देखता है और पूछता है, क्या तुम रॉटन विलेज जाने और आयोना को बचाने में हमारी मदद करोगे? ये सुनकर हेगल का चेहरा गुस्से में मुड़ जाता है। वो पूरी तरह भड़का हुआ है। आयोना उसकी कॉमरेड थी और ये ख्याल कि किसी कमीने ने उसे किडनैप करने की हिम्मत की उसे क्रोध से भर देता है। एक ठंडे जानलेवा टोन के साथ हेगल ऐलान करता है कि वो अकेला नहीं जाएगा। वो अपने सारे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉमरेड्स को लाएगा। जिसने भी आयोना और रेड रिबन प्रिंसेस को किडनैप किया है वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसके बाद थियो हेगल से एक सवाल पूछता है। हेगल एक मर्सनरी है और उसके बाद थियो मुड़ता है और एल्का से, जो वो भी एक मर्सनरी है, वही सवाल पूछता है। ग्रिड सच में लगभग सारे मर्सनरीज को कंट्रोल करता है, तो क्या इस घटना की वजह से उन्हें कोई परेशानी होगी? एल्का उन्हें बताता है कि इस टावर में सिर्फ एक ग्रिड नहीं है जो मर्सनरी एसोसिएशन चलाता है। ग्रिड असल में बहुत बड़ा है, लेकिन ग्रिड की तरह कई और मर्सनरी ग्रुप्स भी हैं। हालांकि वे ग्रिड जितने बड़े नहीं हैं। एल्का ग्रिड के लिए काम करता था, लेकिन उसने ये मजबूरी में किया था क्योंकि टावर का खाना लगभग पूरी तरह ग्रिड द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और एल्का के गाँव में स्थिति इतनी गंभीर थी कि अगर वो ग्रिड के लिए काम नहीं करता तो उसे खाना नहीं मिलता। इसीलिए वो ग्रिड के लिए काम करता था। और क्योंकि सियोजुन ने एल्का की खाने की समस्या हल कर दी, अब एल्का को परवाह नहीं कि ग्रिड के साथ क्या होता है। इनफैक्ट एल्का चाहता है कि ग्रिड बर्बाद हो जाए। वो चाहता है कि ग्रिड को बुरी तरह सजा मिले। उसके बाद हेगल भी सहमत होता है। उसे भी परवाह नहीं कि ग्रिड के साथ क्या होता है, क्योंकि वो आयोना के लिए पर्सनली काम करता था। उसने मर्सनरी गिल्ड में अपना नाम लिखवाया है, लेकिन उसका ग्रिड से कोई कनेक्शन नहीं है। इनफैक्ट अब वो इतना गुस्सा है कि ग्रिड ने आयोना को किडनैप किया है। अब वो चाहता है कि ग्रिड बर्बाद हो जाए। उसके बाद थियो पूछता है, विजिट एसोसिएशन का क्या ग्रिड विजिट एसोसिएशन को कंट्रोल करता है? हेगल फिर कहता है कि धीरे धीरे ग्रिड ने टावर के हर कोने में घुसपैठ कर ली है। विजिट एसोसिएशन के अंदर ग्रिड के कई सबऑर्डिनेट्स हैं, इसीलिए इस वक्त वो विजिट एसोसिएशन से मदद भी नहीं मांग सकते। अगर वे विजिट एसोसिएशन जाते हैं तो वहां के बड़े अफसर एक्शन लेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब अगर वो आयोना को बचाना चाहते हैं तो यहाँ सबको मिलकर काम करना होगा। अगर वे दूसरे लोगों के आने का इंतजार करने में थोड़ी भी देरी करते हैं तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो आयोना को कहाँ ले गए, कहाँ आयोना को मारा और कहाँ उसकी लाश फेंकी। इसीलिए उन्हें तेजी से काम करना होगा। उन्हें तुरंत एक प्लान बनाना होगा। ये सुनकर थियो सच में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। वो अपना सिर पकड़ लेता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो चिल्लाता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि आयोना को कैसे बचाए। ये सीन पीछे से ज़ेरत द्वारा देखा जाता है और ये देखकर ज़ेरत के अंदर कुछ अजीब महसूस करती है, एक जेलसी की भावना। थियो आयोना के इतना करीब कब हो गया कि वो उसे बचाने के लिए इतना डेस्परेट है? खैर, शायद ज़ेरत को रियलाइज भी नहीं हो रहा कि जो फीलिंग वो अभी एक्सपीरियंस कर रही है वो जेलसी है, और फिर भी वो इसे महसूस करती है। उसे बुरा क्यों लग रहा है कि थियो आयोना के बारे में इतना परेशान है? क्योंकि ज़ेरत ने शुरू से थियो को कभी पसंद नहीं किया, लेकिन अब ज़ेरत के पास इन सारी फीलिंग्स पर फोकस करने का वक्त नहीं है। ज़ेरत थियो की तरफ मुड़ती है और कहती है कि शायद उसके पास आयोना को बचाने का एक प्लान है। ये कहते हुए ज़ेरत के चेहरे पर अभी भी गहरा दुख दिखाई दे रहा है। और फिर ज़ेरत थियो को बताती है कि आगे जो कुछ भी हो वो उसके कामों पर सवाल नहीं उठा सकता। जो कुछ भी वो कहेगी उसे सुनना होगा, उसे कोई सवाल नहीं पूछना है। अगर थियो हर इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है तो वो पक्का आयोना को यहाँ से बचा पाएगा।
उसके बाद सीन बदलता है और हम आखिरकार पैसेज विलेज के स्लम एरिया में पहुंचते हैं। ये पूरा एरिया सच में बहुत शेडी है क्योंकि ये चोरों के लिए पनाहगाह जैसा लगता है, जहां बहुत सारे शेडी लोग घूम रहे हैं। यहाँ तक कि एक हुलीगन डॉग पास के एक छोटे पपी को डांट रहा है। ये पूरा एरिया घिनौना गंदा है और यही वजह है कि इसका नाम रॉटन विलेज है। गाँव की अंधेरी गलियों में से एक में हम स्कैरम को देखते हैं जो अपनी पीठ पर आयोना को लिए खड़ा है और उसके बगल में मैरिल अपनी पीठ पर प्रिंसेस को लिए खड़ी है, लेकिन उन दोनों ने आयोना और प्रिंसेस को कपड़े से ढक रखा है। वे आगे बढ़ते हैं और एक घर के पास आते हैं, दस्तक देते हुए इंतजार करते हैं। दस्तक सुनने के बाद एक विशाल ग्रीन ऑर्क अंदर से निकलता है और एक पल के लिए उन्हें घूरता है, फिर पासवर्ड पूछता है। स्कैरम जवाब देता है कि वो पासवर्ड बाद में देगा, लेकिन अभी वो इसलिए आया है क्योंकि उसने वो कमीशन पूरा कर दिया है जो उसे दिया गया था और अब उसे मिस्टर तारिक से बात करनी है। ये सुनकर ऑर्क एक और अजीब सवाल पूछता है, कहता है व्हाट अबाउट बग, जो एक सीक्रेट कोड है और जो भी इसका सही जवाब देता है उसे एंटर करने की इजाजत मिलती है। ये कोड सुनकर स्कैरम थोड़ा नर्वस महसूस करता है, लेकिन खुद को संभालता है और जवाब देता है आई लाइक रॉटन रूट्स। जैसे ही वो ये कहता है, दरवाजा एक जोर की थड़ के साथ खुलता है और भले ही स्कैरम अभी भी थोड़ा घबराया हुआ है, वो इनमें एंटर करता है, जहां हम देखते हैं कि ग्रीन ऑर्क मैसिवली मस्कुलर है, स्कैरम के साइज से 3 गुना बड़ा। जैसे ही स्कैरम अंदर कदम रखता है, कमरा अलग अलग जानवरों से भरा हुआ है, जिसमें बहुत सारी लोमड़ियां और सुअर हैं और वे सब धोखे और घृणा से भरे हुए हैं। धीरे धीरे मैरिल और स्कैरम ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, जबकि उनकी नीचे एक ग्रुप साथ बैठा है, एक सुअर, एक लोमड़ी और एक बदसूरत दिखने वाला मगरमच्छ। और जैसे ही मगरमच्छ मैरिल को देखता है, वो अपना सिर साइड में मोड़ता है और उसे एक अजीब मुस्कान देता है, जिससे मैरिल एक पल के लिए अनकंफर्टेबल महसूस करती है। आखिरकार सीन बदलता है और स्कैरम और मैरिल मिस्टर तारिक के सामने पहुंच गए हैं, जो अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, हाथ में सिगार पकड़े हुए। और जैसे ही वो मुड़ता है, वो स्कैरम से एक वार्म लेकिन धमकाने वाले टोन में पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। फिर पूछता है कि क्या स्कैरम मिशन में फेल हो गया है, और अगर वो सिर्फ उसे ये बताने आया है तो उसे तुरंत चले जाना चाहिए, क्योंकि मिस्टर तारिक फेलियर की खबर सुनने का आदी नहीं है। और अगर स्कैरम उसके लिए बुरी खबर लाया है तो वो उसे मार देगा और स्कैरम की लाश को इतनी गहराई में फेंक देगा कि इस टावर में कोई उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। ये सुनकर स्कैरम स्मर्क करता है और फिर एक ग्रिनिंग एक्सप्रेशन के साथ वो अपनी पीठ से कपड़ा हटा देता है। उसी समय मैरिल भी अपनी पीठ से कपड़ा हटा देती है और उन दोनों के चेहरों पर शैतानी मुस्कान है। स्कैरम गर्व से ऐलान करता है कि जैसे ही मिस्टर तारिक ने कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसने उसे पूरा कर दिया और उसने सफलतापूर्वक इयोना और रेड रिबन प्रिंसेस को किडनैप कर लिया है। जैसे ही मिस्टर तारिक की नजर रेड रिबन प्रिंसेस पर पड़ती है, उसके होठ एक बड़ी सिनिस्टर स्माइल में मुड़ जाते हैं। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि कोई सच में रेड रिबन प्रिंसेस को जिंदा उसके सामने लाया है। इनफैक्ट सिर्फ रेड रिबन प्रिंसेस को देखकर ही मिस्टर तारिक खुश हो जाता है, लेकिन जब उसकी नजर इयोना पर शिफ्ट होती है, वो और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसके बाद स्कैरम समझाता है कि जैसे ही मिस्टर तारिक ने उसे ऑर्डर दिया, उसने ड्रैगन सील यूज किया और जिस पल उसने उसे एक्टिवेट किया, एक अजीब सफेद बैरियर ने इयोना के मैजिक को बेअसर कर दिया और जिस पल उसका मैजिक बेअसर हुआ, उसने रेड रिबन प्रिंसेस को भी पकड़ लिया और जैसे ही उसने उसे पकड़ा, वो तुरंत उन दोनों को यहाँ ले आए। इसे देखकर तारिक बहुत खुश है और धीरे धीरे स्कैरम और मैरिल की तरफ चलता है। तारिक उन दोनों को उनकी मेहनत के लिए धन्यवाद देता है और मानता है कि उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि स्कैरम जैसा कमजोर और बेकार इंसान कुछ ऐसा करने में सफल होगा जो प्रोफेशनल स्मगलर सालों तक करने में फेल रहे। सच में वो बहुत शॉक्ड है। उसके बाद मिस्टर तारिक अपना ध्यान इयोना की तरफ शिफ्ट करता है और उसे देखने के बाद आखिरकार अपनी नजर रेड रिबन प्रिंसेस पर मोड़ता है। मिस्टर तारिक के चेहरे पर अभी भी मुस्कान है, लेकिन वही बात रेड रिबन प्रिंसेस के लिए नहीं कही जा सकती। वो एक डिस्गस्टेड एक्सप्रेशन बनाती है। उसका चेहरा साफ तौर पर उसकी नफरत दिखा रहा है। मिस्टर तारिक रेड रिबन प्रिंसेस से पूछता है कि वो कैसी है। उसकी आंखें उसके पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक स्कैन करती हैं और वो रिमार्क करता है कि प्रिंसेस बहुत अच्छे से बड़ी हुई है। वो याद करता है कि पिछली बार जब उसने उसे देखा था तो वो बस एक छोटी बच्ची थी, लेकिन अब वो एक फुल फ्लेज्ड प्रिंसेस बन गई है। ये कमेंट सुनकर प्रिंसेस सच में बहुत ऑकवर्ड महसूस करती है। उसके बाद मिस्टर तारिक आखिरकार अपना फोकस इयोना की तरफ शिफ्ट करता है, लेकिन रेड रिबन प्रिंसेस के विपरीत इयोना भड़की हुई है। मिस्टर तारिक इयोना से पूछता है कि विज़र्ड एसोसिएशन का प्रेसिडेंट उसके ठीक सामने खड़े होकर कैसा महसूस कर रहा है। इयोना उसे घूरती है, उसका गुस्सा उबल रहा है और बिना हिचकिचाहट के वो उसे बता देती है कि वो कैसा महसूस कर रही है, लेकिन इयोना हद से ज्यादा गुस्सा है। मिस्टर तारिक स्मर्क करता है। इयोना को बदसूरत, मोटी और स्कम बैग बुलाने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो एक और शब्द बोल पाए, वो आखिरकार अपना नाटक छोड़ता है और अपने असली रंग दिखाता है। बिना चेतावनी के मिस्टर तारिक अपनी लात उठाता है और इयोना को मारता है। टक्कर उसे जमीन पर गिरा देती है, लेकिन वो रुकता नहीं है। मिस्टर तारिक इयोना को बार बार लात मारता है। वो उसे 20 से ज्यादा बार लात मारता है। थोड़ी देर के लिए मिस्टर तारिक बस सुनता है, कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो जानता है कि इयोना कभी एक पावरफुल विज़र्ड थी। लेकिन जो इयोना को अभी रियलाइज करना बाकी है वो ये है कि वो पूरी तरह एक मैजिक बैरियर के अंदर कैद है
वो अभी अपना मैजिक यूज नहीं कर सकती। वो एक कमजोर छोटे हैमस्टर के अलावा कुछ नहीं है और उसे अपनी जगह सीखनी होगी। इस बीच मेरिल मजे में देखती है, आयोना के पिटने के हर सेकंड को एंजॉय करती है और सच कहूं तो मेरा मन कर रहा है कि उसे अभी कम से कम 2 जोर के थप्पड़ मारूं। कहानी पर वापस आते हैं। यहां तक कि मिस्टर तारिक को पसीना आने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी सांस लेता है वो हंसता है और मानता है कि आयोना को इतनी बार लात मारने के बाद उसे बहुत राहत मिली है। उसका स्ट्रेस पूरी तरह चला गया है। इतने दिनों की दबी हुई भड़ास उस पर भारी पड़ रही थी और उसे बस आयोना पर कम से कम एक बार निकालना था। देखते आगे क्या होता है। एक कैंगरू मेड कमरे में आती है, एक सफेद तौलिया लाती हुई। इस बीच तारिक कांप रहा है, अपना चेहरा पोंछ रहा है, लेकिन प्रिंसेस टेंशन से भरी हुई है। उसके हाथ कांप रहे हैं जैसे वो आयोना को जमीन पर बेहोश पड़े हुए देखती है। आयोना हिल नहीं रही है, वो कुछ बोल नहीं रही है। प्रिंसेस पैनिक कर रही है। वो अपनी मास्टर आयोना को पुकारती रहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। प्रिंसेस रोने की कगार पर है, उसका दिल डर से बैठ रहा है और वो बुरा महसूस कर रही है। और बैकग्राउंड में स्कैरम पूरा सीन अनफोल्ड होते हुए देखता है और हर सेकंड एंजॉय करता है। आखिरकार तारिक अपना सारा ध्यान स्कैरम पर लाता है और एक बार फिर उसे बताता है कि जब स्कैरम पहली बार उसके पास आया था, उसने दावा किया था कि उसने रेड रिबन किंगडम की प्रिंसेस को देखा है और वो उसे किडनैप कर सकता है। लेकिन तारिक ने कभी सच में विश्वास नहीं किया था कि स्कैरम ऐसे काम को इतनी सफाई से अंजाम देगा। स्कैरम एक एक्साइटेड स्माइल देता है और तारिक स्मर्क करता है, कहता है कि स्कैरम ने जो काम किया है वो जरूर ग्रिड को इम्प्रेस करेगा। स्कैरम एक्साइटमेंट से भरा हुआ तारिक से पूछता है कि क्या वो ग्रिड से मिल पाएगा जब वो वापस आएगा और क्या मिस्टर तारिक उसे फॉर्मली ग्रिड से इंट्रोड्यूस करवाएगा। लेकिन तारिक बस कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा और बाद में इन्फॉर्म करेगा। बिना और चर्चा किए मिस्टर तारिक अपने सबॉर्डिनेट को बुलाता है और ऑर्डर देता है कि दोनों मेहमानों को प्यार से बाहर ले जाया जाए और एक बार जब वे निकल जाएं उन्हें टावर कॉइन्स में पे किया जाए। जल्द ही एक भेड़िया आता है स्कैरम और मेरिल को प्रेमिसेस से बाहर एस्कॉर्ट करने के लिए, और जबकि मेरिल हाथों में टावर कॉइन्स पकड़कर खुश लग रही है, स्कैरम साफ तौर पर असंतुष्ट है। उसका एक लक्ष्य था ग्रिड से कम एक बार मिलना, क्योंकि उसे पक्का था कि अगर वो कनेक्शन बना सका तो वो और ज्यादा शेडी काम ले पाएगा और भी ज्यादा पैसे कमा पाएगा। जैसे ही स्कैरम कुछ जरूरी जिक्र करने वाला होता है, ग्रिड का सबॉर्डिनेट उसे पूरी तरह इग्नोर करता है और जबरदस्ती उसे बाहर धकेल देता है, किसी भी आगे की बातचीत को काट देता है। सीन वापस मिस्टर तारिक पर शिफ्ट होता है, जिसके चेहरे पर अब एक ईविल स्मर्क है। जैसे वो आयोना को नीचे देखता है, मजाक में उससे पूछता है कि वो अब कैसा महसूस कर रही है, क्या उसने उस दर्द का मजा लिया जो उसे अभी मिला। एक ट्विस्टेड स्माइल के साथ मिस्टर तारिक पास्ट को याद करता है, कहता है कि जब रेड रिबन किंगडम नष्ट हुआ था उसे ग्रिड ने पीटा और डांटा था, क्योंकि ग्रिड ने उस पर इल्जाम लगाया था कि वो प्रिंसेस पर ठीक से नजर रखने में फेल रहा, जिससे वो भाग गई। हालांकि आज आयोना पर अपनी भड़ास निकालने के बाद वो पूरी तरह राहत महसूस कर रहा है। आखिरकार मिस्टर तारिक अपनी फेक वार्म स्माइल पहनता है और प्रिंसेस के सामने बैठ जाता है। फॉर्मली अपना परिचय एक सिकनिंगली पोलाइट टोन में देता है, बताता है कि उसका नाम तारिक है और वो चाओ वॉन्डरिंग मर्चेंट ग्रुप से है। वो कहता है कि ग्रिड प्रिंसेस को लंबे समय से ढूंढ रहा है और मिस्टर तारिक खुद उसकी गहरी परवाह करता है और उसे ग्रिड से मिलवाना चाहता है। उसकी घिनौनी मुस्कान उसके चेहरे पर चिपकी रहती है, जैसे वो ऐलान करता है कि वो प्रिंसेस को ग्रिड के किंगडम वापस एस्कॉर्ट करेगा। हालांकि रेड रिबन प्रिंसेस का चेहरा घृणा में मुड़ जाता है और वो तना मारती है, कहती है कि उसे उस बेकार जगह पर वापस जाने की कोई इच्छा नहीं है। यहाँ तक कि वो ग्रिड को एक डिस्गस्टिंग पिग कहती है और मिस्टर तारिक को सीधे फैट डिस्गस्टिंग पिग कहकर अपमानित करती है। ये बिल्कुल वही अपमान था जो आयोना पहले कहने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो कह पाती, तारिक ने उसे बेरहमी से पीटा था। हालांकि इस बार रेड रिबन प्रिंसेस इसे जोर से बोलने की हिम्मत करती है, क्योंकि वो एक बात पक्का जानती है, मिस्टर तारिक उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसका गुस्सा अपनी पीक पर पहुंच जाता है और वो मिस्टर तारिक पर चिल्लाने लगती है। ऐलान करती है कि वो अब बच्ची नहीं है और वो सच्चाई जानती है। वो रिवील करती है कि ग्रिड था जिसने उसका पूरा साम्राज्य नष्ट किया। वो ग्रिड था जिसने उसकी माँ और पिता का कत्ल किया। ये सुनकर मिस्टर तारिक की स्मर्क नहीं बदलती और वो धीरे से आयोना की तरफ मुड़ता है, हंसते हुए कहता है कि आयोना ने जरूर प्रिंसेस पर कोई मैजिक स्पेल डाला होगा जिससे उसकी यादें बदल गई हैं, उसके दिमाग को झूठी कहानियों से भर दिया है। वो प्रिंसेस को बताता है कि इसमें से कुछ भी सच नहीं है। वो दावा करता है कि रेड लोकस्ट्स के साथ घटना बस एक हादसा थी और उसके माता पिता की मौत का असली कारण आयोना थी। मिस्टर तारिक के अनुसार उस रात आयोना बैरियर को ठीक से मेंटेन करने में फेल रही और इस वजह से एक दरार बन गई, जिससे रेड लोकस्ट्स को घुसने और प्रिंसेस के पेरेंट्स का मैसेकर करने की इजाजत मिली। एक वार्म लेकिन धोखेबाज स्माइल के साथ मिस्टर तारिक जिद करता है कि ग्रिड एक दयालु और सम्माननीय आदमी है, कोई ऐसा जिसे पूरे टावर में रिस्पेक्ट किया जाता है।
वो कहता है कि प्रिंसेस की एब्सेंस में ग्रिड ने किंगडम की पूरी तरह देखभाल की है, पूरे फ्लोर पर व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखी है। ये सुनकर आयोना भड़क जाती है, तारिक के झूठों को बेनकाब करती है। वो कहती है कि भले ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रिंसेस उसकी नकली कहानियों पर विश्वास करती है या नहीं, पूरा टावर पहले से ही सच्चाई जानता है कि ग्रिड एक बदसूरत, घिनौना मोटा सुअर है और इस दुनिया में उसके जैसा नीच कोई नहीं है। झूठ फैलाने का कोई फायदा नहीं है। वो फिर चिल्लाती है, ऐलान करती है कि मिस्टर तारिक और ग्रिड साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने पहले ही एक सिनिस्टर प्लान बनाया है, लेकिन आयोना इसे कभी सफल नहीं होने देगी। वो रिवील करती है कि रेड लोकस्ट पॉपुलेशन लगातार घट रही है और उनका रंग रेड से ब्लू में बदलना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि जल्द ही टावर के सारे रेड लोकस्ट्स मिट जाएंगे और एक बार सारे रेड लोकस्ट्स खत्म हो गए, ग्रिड की ताकत भी ढेर हो जाएगी। ये सुनकर मिस्टर तारिक अचानक हंसने लगता है, अपना हाथ अपने चेहरे पर रखता है, आयोना को बेवकूफ कहता है। क्या वो सच में मानती थी कि वे बस बैठे रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे जब रेड लोकस्ट्स गायब हो रहे हैं? उस पल एक लोमड़ी ग्रिड के सबॉर्डिनेट्स में से एक कमरे में आती है, मिस्टर तारिक के पास दौड़ती है और उसे इन्फॉर्म करती है कि रेड लोकस्ट्स का रंग पहले ही वापस रेड में बदलना शुरू हो गया है। मिस्टर तारिक इस खबर से रोमांचित है, लेकिन आयोना पूरी तरह डिसबिलीफ में है। उसे अभी रिपोर्ट्स मिली थी कि रेड लोकस्ट पॉपुलेशन ड्रास्टिकली घट गई थी, जिससे उनका रंग ब्लू हो गया था और कोई लॉजिकल तरीका नहीं था कि वे अचानक इतनी जल्दी रीपॉपुलेट हो गए और अपने असली रेड कलर में वापस आ गए। एक विकेट स्माइल के साथ मिस्टर तारिक अपनी सीट से उठता है। वो ऐलान करता है कि अब सच्चाई छुपाने का कोई कारण नहीं है। उस पल ग्रिड खुद एक सिनिस्टर ग्रिन देता है, आयोना की तरफ मुड़ता है और रिवील करता है कि वे चुपचाप रेड लोकस्ट्स की ब्रीडिंग कर रहे हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनकी संख्या तेजी से मल्टीप्लाई हो रही है और उनकी मदद से वे एक दिन पूरे टावर को कंट्रोल करेंगे। ग्रिड शेखी मारता है कि लगभग हर नष्ट हुआ टावर उसके कंट्रोल में है और वो टावर के फूड सप्लाई का आधे से ज्यादा हिस्सा रेड लोकस्ट्स को खिलाने के लिए डाइवर्ट कर रहा है, जिससे वे एक अननेचुरल रेट पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इनफैक्ट वो रिवील करता है कि उन्होंने हाल ही में 55th फ्लोर के निवासियों को धोखा दिया, उनका सारा खाना रेड लोकस्ट्स को खिला दिया, जिससे वे और भी तेज गति से रिप्रोड्यूस हुए। न सिर्फ उन्होंने अपनी संख्या बहाल कर ली है, बल्कि वे पहले से ज्यादा ताकतवर हैं और जल्द ही रेड लोकस्ट्स फिर से इवॉल्व होंगे, रेड से पर्पल में बदल जाएंगे, पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे। ग्रिड का प्लान परफेक्टली अनफोल्ड हो रहा है। मिस्टर तारिक फिर प्रिंसेस की तरफ मुड़ता है, मुस्कुराता है, जैसे वो शांति से कहता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, अब कोई बचने का रास्ता नहीं है। प्रिंसेस को ग्रिड के किंगडम वापस ले जाया जाएगा और वहां पहुंचने पर उसके पास ग्रिड से शादी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा और एक बार शादी ऑफिशियल हो गई, ग्रिड को पूरे टावर पर पूरा कंट्रोल मिल जाएगा। हालांकि अगर प्रिंसेस मानने से इनकार करती है तो ग्रिड आयोना को इतनी बेरहमी से काटेगा और उसकी बॉडी को इस तरह डिस्पोज करेगा कि टावर में कोई भी उसके अवशेष नहीं ढूंढ पाएगा। मिस्टर तारिक आयोना की तरफ मुड़ता है और ठंडे ढंग से उसे बताता है कि उसने शुरू में उसे छोड़ने का सोचा था, लेकिन उसके प्लान्स बदल गए हैं। एक विकेट स्माइल उसके चेहरे पर फैल जाती है और उसके पीछे खड़े 2 फॉक्स सबॉर्डिनेट्स आयोना को घूरते हैं, ऐलान करते हुए कि वो उनके लिए एक मैसिव थ्रेट है। अगर आयोना यहां से भागने में कामयाब हो जाती है तो वे गंभीर मुसीबत में होंगे, इसलिए वे फैसला करते हैं कि वे आयोना को यहीं अभी मार देंगे। उसे एलिमिनेट करने के बाद वे विजर्ड एसोसिएशन का पूरा कंट्रोल ले लेंगे। अभी विजर्ड एसोसिएशन के अंदर बहुत संघर्ष पनप रहा है, लेकिन आयोना ही अकेली रुकावट है जो उनके रास्ते में खड़ी है। जैसे ही तारिक बोलना खत्म करता है, एक लोमड़ी मुंह से लार टपकाते हुए धीरे धीरे आयोना के पास आती है। अपने होठों को चाटती हुई जैसे वो शैतानी तरीके से मुस्कुराती है, ऐलान करती है कि आयोना को मारने से पहले वो उसके हर हिस्से का मजा लेगी। फिर जब वो अपना मजा ले चुका होगा, वो उसे पूरी तरह खाने का आनंद लेगा। घिनौनी लोमड़ी करीब झुकती है, उसकी गंदी सांस बदबू मार रही है, लेकिन इससे पहले कि वो आयोना पर एक उंगली भी रख पाए, बाहर से एक मैसिव एक्सप्लोजन फट पड़ता है। गंदी लोमड़ी शॉक में पीछे हटती है, लेकिन इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाए, हवा में एक ब्लर ऑफ मोशन गुजरता है। एक फ्लाइंग किक उसके चेहरे पर आती है। क्रैक! टक्कर इतनी शक्तिशाली है कि लोमड़ी के दांत लगभग टूट जाते हैं। उसी अगले पल हमें सच्चाई का एहसास होता है। हमारा हीरो, हमारा प्रिंस चार्मिंग आ गया है। थियो सीन में एंटर कर चुका है और वो गुस्सा है, सच में अविश्वसनीय रूप से गुस्सा। थियो की किक में इतनी ताकत है कि सिर्फ टक्कर से ही एक पावरफुल शॉक वेव पैदा होती है जो लोमड़ी को पीछे उड़ा देती है और उसे जमीन पर बुरी तरह पटक देती है। दूसरी तरफ मिस्टर तारिक पूरी तरह स्टन्ड है, समझने में असमर्थ कि अभी क्या हुआ। लेकिन जैसे ही वो थियो को वहां खड़ा देखता है, कुछ बदल जाता है। आयोना के चेहरे पर राहत की एक लहर आ जाती है। दूसरी तरफ थियो की आंखें नर्म पड़ जाती हैं जिस पल वो आयोना को देखता है। थियो एक कदम आगे बढ़ाता है, अपनी बाहें फैलाता है और अपना हाथ बैरियर पर रखता है, जबकि दूसरी तरफ आयोना आगे बढ़ती है और अपना हाथ थियो की हथेली पर दबाती है।
उसकी आवाज कांप रही है, जैसे वो कन्फेस करती है कि वो बहुत डरी हुई थी। उसे लगा कोई उसे बचाने नहीं आएगा, लेकिन थियो आया। थियो उसके लिए आया। आखिरकार थियो अपनी बाहें आयोना के चारों तरफ लपेट लेता है, उसे जमीन से धीरे से उठाता है और जैसे ही वो स्मूथली लैंड करता है, उस पल हमें एहसास होता है कि जो कुछ अभी हुआ वो स्लो मोशन में था, क्योंकि अगली चीज जो हम देखते हैं वो थियो की मॉन्स्ट्रस किक का परिणाम है। वो लोमड़ी जिसने आयोना के पास जाने की हिम्मत की थी, पीछे उड़ती हुई जाती है, पिछले दरवाजे को तोड़ती हुई एक गरजदार टक्कर के साथ सीधे दूसरे कमरे में टूट कर गिर जाती है। ये देखकर तारिक और दूसरी लोमड़ी पूरी तरह डिसबिलीफ में जमे रह जाते हैं। ये आदमी कौन है? वो कोई आम लोमड़ी नहीं थी, वो एक लेवल 60 मर्सनरी फॉक्स थी और थियो ने उसे एक रैग डॉल की तरह उड़ा दिया। दूसरी तरफ थियो धीरे से आयोना और प्रिंसेस को कमरे के कोने में ले जाता है, उन्हें एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस के साथ शील्ड करते हुए। थियो आयोना को बताता है कि उसे अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यहाँ है और वो सब कुछ संभाल लेगा। इस बीच मिस्टर तारिक अभी भी प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो रहा है। धीरे धीरे वो अपनी कुर्सी से उठता है, उसका चेहरा गुस्से में बिगड़ा हुआ है और वो थियो पर भड़कता है, मांग करता है कि क्या वो जानता भी है कि वो किससे बात कर रहा है। वो ग्रिड के लिए काम करता है। अगर थियो अपनी जान की कीमत समझता है तो उसे मुड़कर चले जाना चाहिए, लेकिन थियो को एकदम परवाह नहीं है। वो मिस्टर तारिक को पूरी तरह इग्नोर करता है, बस अपना हाथ आयोना के सिर पर रखता है, उसे धीरे से बताता है कि वो चाहता है कि वो यहाँ सुरक्षित महसूस करे और वो चाहता है कि वे शांति से रहें। मिस्टर तारिक अब पूरी तरह आपे से बाहर है। पीछे से थियो पर चिल्लाता है। थियो रुकता है, मुड़ता है और तारिक को एक डेथ ग्लेयर देता है। डैम, ये एक बैड एस मोमेंट था। थियो मुड़ता है, उसकी नजर एक ब्लेड की तरह तेज है और प्योर आइस कोल्ड रेज के साथ वो मिस्टर तारिक को कहता है, चुप रहो तुम बदसूरत सुअर। उसकी आवाज कमरे में गूंजती है। वो तारिक को चेतावनी देता है कि अगर उसने एक और शब्द बोलने की हिम्मत की तो थियो उसे यहीं मार देगा और जमीन में गाड़ देगा। थियो आगे बढ़ता है और उसे घूरता है, फिर पूछता है कि क्या तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूं? आज मैं तुम्हें येलो कैट का नाम बताऊंगा। आज मैं कुछ ऐसा करूंगा जो भुलाया न जा सके कि तुम थियो नाम अपनी बाकी जिंदगी याद रखोगे। जैसे वो बोलता है, एक स्मर्क धीरे से उसके चेहरे पर फैल जाती है और इस पल के बाद मैं ऑफिशियली थियो का सबसे बड़ा फैन बन गया हूं। कमेंट्स में बताना न भूलें कि इस एपिसोड का आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। मेरा फेवरेट पार्ट थियो का ये डैम कूल मोमेंट था। थियो के लिए इस वीडियो को लाइक करें। मैंने पहले 1800 लाइक कहा था, भूल जाओ, हम 2500 के लिए जा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।